हेलो एवरीवन। आज यहाँ पे खुश आमदेद TBH में, जो ब्लैक होल में खुश आमदेद। आज यहाँ की जो डिस्कशन है वो हायर एजुकेशन कमीशन और उसके उसका जो ऑर्डिनेंस है उसके ऊपर डिस्कशन है। हायर एजुकेशन कमीशन के ऑर्डिनेंस पे डिस्कशन का मतलब ये हुआ कि यूनिवर्सिटीज़ की ऑटोनॉमी और हायर एजुकेशन कमीशन की ऑटोनॉमी ये इश्यूज़ हैं जो आज ज़ेर बहस रहेंगे। हमारे साथ बहस करने के लिए आज डॉक्टर तारिक बनूरी हैं, जो पहले इस साल के शुरू तक हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन रहे और फिर किसी इस तब्दीली में इनकी टर्म जो है वो 4 साल से 2 साल कर दी गई। इसके बाद ये अब यहाँ पे हैं। यहाँ आने से पहले डॉक्टर तारिक बनूरी, हमारी इनसे मुलाकात जो है वो अर्ली 90s से है, जब इन्होंने पाकिस्तान की पहली एनवायरमेंटल स्ट्रैटेजी जो है वो लिखी थी, तैयार की थी। उसके बाद फिर ये SDPI नाम का इदारे को इस्टेब्लिश किया और उसके डायरेक्टर रहे काफ़ी तवील अरसे तक। फिर उसके बाद से ये USA में हैं और आज का यूटा में प्रोफेसर हैं और ग़ालिबन अभी भी वहाँ पे जहाँ से जाएंगे तो यूटा में ही जाएंगे। डॉक्टर आयशा रज़ाक हैं, जो एजुकेशनिस्ट हैं और कमेंटेटर हैं और अखबारों में लिखती हैं। एजुकेशन में PhD है मिशिगन से और यहाँ एजुकेशन के इश्यूज़ के अलावा और दूसरे इश्यूज़ जो हैं उन पे भी ये लिखती रहती हैं। लेकिन हायर एजुकेशन के ऊपर इनके अभी रिसेंटली, ख़ास तौर पे इस इशू पे जिस पे हम बात कर रहे हैं, इनके रिसेंटली न्यूज़पेपर आर्टिकल्स आए हैं एक सीरीज़ में। 3 थे आर्टिकल, 4 थे। जो रीसेंट आर्टिकल है दैट्स अबाउट द थर्ड अमेंडमेंट टू द ऑर्डिनेंस, लेकिन फिर उससे पहले वो जो 2 अमेंडमेंट्स डॉक्टर बनूरी के होते हुए। राइट। तो ये इसकी हिस्ट्री है। तो हुआ यह है कि HEC का पहला ऑर्डिनेंस 2002 में आया। उसके बाद फिर तकरीबन 2019 तक वही ऑर्डिनेंस चलता रहा। 2019 में इस नई गवर्नमेंट के दौर में पहली इसकी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आई 2019 में और फिर 2021 में जके बाद दीगरे 2 अमेंडमेंट्स आए और अब रिसेंटली कुछ और अमेंडमेंट आ रही हैं जिनकी इन्होंने इंडिकेशन दी है कि आने वाली है। ख़ास तौर पे आखिरी तरमीम जो अब आने वाली है, इसने बड़ी बेचैनी फैलाई है और इसके ऊपर पूरे ममालिक की तमाम सरकारी और निजी यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स ने इकट्ठे होकर मीटिंग्स की हैं और उस पर एहतजाज किया है। जिसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ परेशान वही लोग नहीं हैं कि जो यूनिवर्सिटी के मेयार के बारे में हर वक्त परेशान होते रहते हैं, बल्कि यूनिवर्सिटी के इंतज़ामात के बारे में भी जो तब्दीलियाँ हुई हैं वो सीरियस हैं। तो ये जो तब्दीलियाँ हैं, पहले मेरे ख्याल में सबसे पहले अगर आयशा मैं पूछूं कि तब्दीली ये अमेंडमेंट्स क्या क्या थी, एक सीरीज़ इनकी बता दीजिए तो फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुरू आई थिंक क्योंकि हमारी जो थोड़ी सी पहले बात हो रही थी मेरी डॉक्टर बनूरी से शुरू होने से पहले कॉन्वर्सेशन, तो थोड़ा सा ये था कि आई विल स्टार्ट विद द मोस्ट रीसेंट इवेंट्स। ये जो तीसरी अमेंडमेंट आई है और पहली 2 अमेंडमेंट्स, क्योंकि उस ज़माने में डॉक्टर बनूरी भी HEC के चेयरपर्सन थे। इनफैक्ट उस वक्त मैं मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन के साथ मैं भी काम कर रही थी। देन वील गो प्रेजेंट से बैक टू वो जो पहली 2 अमेंडमेंट्स हैं। तो लेट मी स्टार्ट विद द मोस्ट रीसेंट। तो जो मोस्ट रीसेंट अमेंडमेंट आई है बेसिकली उसके अंदर ये नज़र आ रहा है कि जो एक डॉक्टर बनूरी के ज़माने से पिछले साल से जो 2 अमेंडमेंट्स 2021 में जो आई थी, ये उस 2 अमेंडमेंट्स के बाद ये तीसरी अब अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट का जो बेसिकली सिलसिला था वो, और ये तीसरी भी आनी ये PTI के दौर में ही थी, यानी 2021 में जब उन्होंने ये सिलसिला शुरू किया था। 2022 यानी इस साल के शुरू में बहुत ज़्यादा गियर्ड अप थी मिनिस्ट्री कि हमने तीसरी अमेंडमेंट भी लेकर आनी है, और लेकिन फिर वो आपको पता है सारी पॉलिटिकल सिचुएशन एंड द गवर्नमेंट गॉट चेंज्ड और थिंग्स गॉट डिलेड। उसके बाद अचानक ये मिनिस्ट्री की तरफ से अभी रिसेंटली कुछ हफ्तों पहले ये दोबारा से एक वो जो उसको रिवाइव करने का सारा काम शुरू हुआ है। वेरी ब्रीफली बिकॉज आई नो दैट डॉक्टर बनूरी इज़ ऑल्सो गोइंग टू टच ऑन दिस कि इसको प्रॉम्प्ट क्या किया था। वेरी ब्रीफली
प्रॉम्प्ट तो ये उस वक्त 2021 में इस मोटिवेशन की वजह से हुई थी कि चेयरपर्सन हमारे काबू में नहीं आ रहा, एचईसी हमारी काबू में भी नहीं आ रही, तो इसको काबू में करने के लिए आपको इसके ऑर्डिनेंस के अंदर तरमीम करने की ज़रूरत है और आप उसको इस तरह से थोड़ा सा मैनिपुलेट करें कि आप थ्रू हाउ यू सिलेक्ट योर ईडी, हाउ यू सिलेक्ट योर मेंबर्स, वो प्रोसेस के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन किस तरह से अपने आप को प्लेस कर रही है, वो आप कुछ इस तरह का सिलसिला रखें। फिर वो जो इनकी एक वो जो टर्म ऑफ टेन्योर है उसको 4 साल से आप 2 साल कर दें, वो आपने कैसे उनको हायर करना है या कैसे उनकी परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन करनी है, आप इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा इस तरह से कर दें कि उसके अंदर मिनिस्ट्री का रोल ज़्यादा आ जाए, आप एक तरह से अंडर योर थंब लेकर आ जाएँ एचईसी को। और वो जो उसकी ऑटोनमी है, जो वो ऑटोनमस बॉडी के तौर पे जानी जाती है या उसको जो काम करना चाहिए एज एन ऑटोनमस बॉडी, वो चीज़ ज़रा थोड़ी सी कटेल हो जाए। तीसरी जो अमेंडमेंट थी, अच्छा वो सारी वो आप कह लें जो पहली 2 अमेंडमेंट्स थी ना, वो तो फौरी बेसिकली ये था कि वी नीड टू गेट रिड ऑफ दिस चेयरपर्सन, सो लेट्स जस्ट यू नो वो आप करें। फिर जब वो एक दफ़ा मामला उन्होंने कर लिया, वो कोर्ट में चला गया, वो अपनी एक वो एक प्रोसेस फॉलो कर रहा है, तो फिर एक थिंकिंग मिनिस्ट्री के अंदर उस वक्त भी ये थी पिछली गवर्नमेंट के दौरान और अभी भी है कि एक तीसरी अमेंडमेंट भी आनी चाहिए जिसमें एक तो आप एचईसी को पूरे का पूरा अपने एक दफ़ा ले ही आए अपने अंडर, बिल्कुल ख़त्म करें ये जो ऑटोनमी वाला और ये वाला सिलसिला है सारा, और बी हम ये भी सोच रहे हैं कि क्वालिटी तो बहुत बुरी है हायर एजुकेशन की, हमें पता है एचईसी की परफॉर्मेंस भी, इफ़ यू एंड आई अग्री टू इट टू सम एक्सटेंट, टू एक्चुअली अ लार्ज एक्सटेंट, कि एचईसी की अपनी परफॉर्मेंस भी ओवर द पास्ट 2 डेकेड्स कोई बहुत आला नहीं रही है, और उसका मेरे नज़दीक सबसे बड़ा जो मेट्रिक है या जो सबसे बड़ी इंडिकेशन है वो ये है कि आपके जो हायर एजुकेशन डिग्री होल्डर्स हैं वो उनके क्या हालात हैं। वो आप प्योर नंबर्स में देख लें कि वो उनको 31% हमें पता है, मोस्ट रीसेंट रिपोर्ट्स गवर्नमेंट के अपने थिंक टैंक्स हैं उनके मुताबिक जो डिग्री होल्डर्स हैं उनको नहीं मिलते। मैं नैफटेक का बहुत सारा डेटा देख चुकी हूँ जिसमें मुझे नज़र आया है कि हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में आपके बैचलर होल्डर्स, आपके पीएचडी होल्डर्स, आपके एमफिल होल्डर्स जो हैं वो 4-4 हफ्ते के मुफ्त के नैफटेक के कोर्स करने जा रहे हैं क्योंकि उनकी डिग्री उन्हें वो सब कुछ प्रोवाइड नहीं करती दैट अलाउज देम टू लर्न ऑन देयर ओन, या कोई एक नई स्किल सेट वो सीख सकें। तो इसलिए उनको एम्प्लॉयबल होने से पहले पहले तो वो सब्सिडाइज्ड एजुकेशन लेते हैं पब्लिक सेक्टर के अंदर और उसके बाद जाके वो 4 महीने का एक मुफ्त का कोर्स करके, वो भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड, और फिर वो कहते हैं शायद अब हमें जॉब मिल जाए। इश्यूज़ बहुत हैं आपके, ये बहरहाल किसी को ठीक करने हैं। मसला ये है कि अगर वो एचईसी के अंदर से ये चीज़ ठीक नहीं होगी या जो हायर एजुकेशन सेक्टर के अंदर के लोग हैं वो इसको ठीक नहीं करेंगे तो फिर ऑब्वियसली यू लीव द डोर ओपन फॉर समबडी लाइक द गवर्नमेंट और द फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन to come in and justify, वो they're still wrong but they can still justify कि यार हम आपको अरबों रुपए दे रहे हैं, ये पब्लिक फ़ंड है, बहरहाल आपकी ऑटोनमी आपको ये अलाउ नहीं करती कि आप गवर्नमेंट फ़ंड को ज़ाया करें और आपको कोई पूछने वाला ना हो। तो हम आपको जवाबदेह बनाने के लिए हम एक तो ये चाहते हैं कि आप मिनिस्ट्री, और वो कहते हैं कि मिनिस्ट्री को कोई शौक नहीं है कंट्रोल करने का, एचईसी मिनिस्ट्री तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप गवर्नमेंट को जवाब दें, और गवर्नमेंट को जवाब दे होने का मतलब है कि आप सिर्फ पीएमओ को जवाब देना हो, आप कैबिनेट को पूरी जवाब दें हो। तो उसमें हम तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि हम इस प्रोसेस के अंदर एक मोहरा है। तो वो ये कहते हैं जो इसमें ज़्यादा बड़ी चीज़ है इस ऑर्डिनेंस में देखने वाली, वो ये है कि हम ये चाहते हैं कि एक तो एचईसी की अकाउंटेबिलिटी हो ऑन इट्स परफॉर्मेंस। तो वो उन्होंने एक क्लॉज उसमें डाल दिया और मुझे पता है कि वो आई मीन इट्स नॉट एज सिंपल एज दैट, वो थोड़ा सा वो एचईसी को फिर अपने नीचे लगाने वाली ही बात है कि थोड़ा सा हमसे डर के रहें और चेयरपर्सन हमारे अंडर आर थंब रहे कि कोई ज़रा सी बात हो तो हम कहें कि तुम्हारी तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, वी हैव टू लेट यू गो। तो परफॉर्मेंस के नाम पे उन्होंने उसमें क्लॉजेस डाल दिए हैं। उन्होंने कह दिया है कि अगर डिससेटिस्फैक्शन हमें हुई आपकी परफॉर्मेंस से, विच इज़ अ वेरी बड़ी ब्लैंकेट सी टर्म है ना, किसी भी चीज़ पे डिससेटिस्फैक्शन शो कर दो तो आपका टर्मिनेट हो सकता है और आपको रिन्यू नहीं किया जाएगा आपकी टर्म के लिए। तो वो कहते हैं कि इसके थ्रू हम क्वालिटी को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, और फिर थोड़ा वो कहते हैं कि उसके अंदर हम लीगल फ्रेमवर्क में अब ये डाल रहे हैं
کہ پروونسز جو کہ اپنی اپنی ایچ ای سیز بنا کے بیٹھ کے یا ہر بات پہ کہتے ہیں کہ ہم ایچ ای سی کی بات کیوں مانیں, وہ تھوڑا سا ہم نے جو ایک زمانے میں کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے تھرو یہ چیز سارے سی ایم سے یا سارے پروونسز سے ایک چیز پہ کنسنسس کروایا تھا کہ بہرحال ایک سول اسٹینڈرڈ سیٹنگ ہائر ایجوکیشن میں باڈی ایچ ای سی ہے, اس کو اب ہم یہ لاء میں ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ ہم ایچ ای سی کی جو اسٹینڈنگ ہے ریلیٹیو ٹو یہ جو آپ کا پروونشل سارا سسٹم ہے ہائر ایجوکیشن کا, ہم چاہتے ہیں کہ یہ اس کے اندر ان کی اسٹینڈنگ کو ہم اسٹرینتھن کریں. سو یہ ان شارٹ ان کے دو بڑے وہ ہیں منسٹری کے کہ یہ اس امینڈمنٹ کے تھرو ہم یہ دو بڑی چیزیں کرنا چاہتے ہیں. اے, ہم ان کو تھوڑا سا اپنے نیچے کرنا چاہتے ہیں بیکاز دے تھنک they can't be controlled by anyone and they are not answerable to anyone. B, ہم کوالٹی بہتر بنانا چاہتے ہیں اور پروونسز کے ساتھ جو ان کی تھوڑی سی وہ اسٹینڈنگ ہے اس کو اسٹرینتھن کرنا چاہتے ہیں. تھینک یو. یہ گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو ہے, اچھا یہ وہ سب غلط ہے, لیکن اچھا ہے کہ گورنمنٹ اسپوکس مین but I do have to clarify this. Look, یہ امینڈمنٹ کے اندر جو چیزیں کی گئی ہیں وہ تو کھول کے رکھتی ہیں نا, وہ تو آرٹیکل کے اندر اسپیل آؤٹ کر دیا ہے کہ ای ڈی وہ اپنی مرضی سے لگانا چاہتے ہیں. چیئر پرسن کو وہ ایک انہوں نے کرائٹیریا رکھ دیا ہے کہ اگر یہ کرائٹیریا آپ نے میٹ نہیں کیا, آپ کی انسفیشینٹ پرفارمنس ہوئی تو ہم آپ کو فارغ کر دیں گے. آپ کا ٹرم ویسے بھی ہم کم کر کے اب 3 سال کا کر رہے ہیں, آپ کا رینیویبل نہیں ہے, ایکسٹینڈیبل نہیں ہے. ممبرشپ انہوں نے پوری وہ جو ایچ ای سی کی کمیشن کی تھی وہ چینج کر دی ہے, اس کے اندر پروونشل ریپرزنٹیشن ہٹانے کی بات کی ہے کافی حد تک. اس کے اندر کوشش کی ہے کہ وہ اس طرح سے پروسیس کو سارا مینیپولیٹ کریں کیونکہ وہ تو وہ غلط ہیں, وہ تو میں مانتی ہوں. اب یہ صرف یہ ہے کہ آرڈیننس میں ہے کیا, امینڈمنٹ میں ہے کیا. سو اٹس ناٹ اباؤٹ ویدر یو نو دیٹ سائڈ از رائٹ اور دیٹ سائڈ از ناٹ رائٹ. آف کورس یہ ساری چیزیں خراب ہیں. وہ جو کوالٹی والی بات ہے, آل دو طریقہ غلط ہے کہ کوالٹی کو ایچ ای سی کی کیسے ٹھیک کرنا ہے, لیکن دا فیکٹ کہ کوالٹی کو کسی نے ٹھیک کرنا ہے, دیر آئی اگری. جو آپ نے جو بات کی وہ واقعی یہ بات ہے کہ یہاں پہ جو زیادہ کنسرن شو کیا جا رہا ہے وہ یونیورسٹیز کی آٹونومی کے اوپر ہے, اور خاص طور پہ فائنانشیل میٹرز کے اوپر نئے طریقے جو اختیار کر رہے ہیں وغیرہ ان کے اوپر ہے. تو آپ ایچ ای سی جو ہے وہ تو 2002 سے ایگزسٹ کر رہی ہے, 2004 سے ایگزسٹ کر رہی ہے, اور آپ 2 سے نا, اور آپ کے دور میں آپ سے پہلے آپ کے دور میں اور آپ کے بعد کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر, خاص طور پہ اس لحاظ سے کہ یہ جو پریشانی پیدا ہوئی ہے یونیورسٹی کے وائس چانسلرز تک کے اندر, وہ کہاں تک ویلڈ ہے اور کہاں تک اس کو مختلف طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیے. اچھا, میں 2-3 چیزیں کہنا چاہتا ہوں. پارٹلی آلسو جو گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو ہے اس کو بھی میری طرف گورنمنٹ کا But you have been in the government, right? He's been in the government. اچھا دیکھیں, ایچ ای سی 2002 میں بنی تھی, اور اس کا جو قانون لکھا گیا تھا اس وقت, جب بھی قانون آپ لکھتے ہیں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں کچھ اچھی چیزیں ہوتی ہیں, بری چیزیں ہوتی ہیں. اٹس پارٹلی اے لٹل بٹ آف اے کمپرومائز, بٹ اوور آل آئی تھنک کہ یہ ٹھیک قانون تھا. اس میں 2-3 چیزیں انہوں نے کی تھیں. ایک چیز بڑی مجھے لگتا ہے کہ فار ریچنگ تھی. ایک انہوں نے کہا کہ جی ہائر ایجوکیشن کی جو ریگولیشن کا سسٹم ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ مل کے کریں. سو رادر دین ٹو سے کہ یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے یا یہ پروونشل سبجیکٹ ہے, انہوں نے ایک کولیبوریٹو اسٹرکچر بنا دیا. کولیبوریٹو اسٹرکچر اس طرح سے بنایا کہ انہوں نے ایک کمیشن بنائی جس میں وفاقی حکومت کے 2 نمائندے تھے اور ہر صوبے کا 1 نمائندہ تھا. تو گورنمنٹ کے 6 ریپرزینٹیٹیو تھے, 2 فرام دا فیڈرل گورنمنٹ, 4 فرام دا پروونشل گورنمنٹس, تاکہ یہ لوگ مل کے کریں. ٹھیک. اور پھر اس کے علاوہ ایمیننٹ پرسنس تھے کچھ جو نامینیٹ ہوتے رہتے تھے, وہ نام آپ کو پتہ ہے, اور 2 لوگ ایچ ای سی کے اپنے تھے, ایک چیئرمین اور ایک ایگزیکٹو ڈائریکٹر. ناؤ یہ یعنی ایک آپ سمجھیں نا کہ اٹس این انوویٹو پروسیس کہ آپ پروونسز اور فیڈریشن مل کے ایک کام کریں. لیکن چونکہ ہمارے ہاں پریکٹس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو لوگوں کو ایسی چیزوں کے ساتھ کام کرنے کا تجربہ کوئی نہیں. اب میں
4 साल विथ 1 ईयर्स इंटरप्शन चेयरमैन रहा, कभी नहीं हुआ कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट स्टैंड्स अप इन द कमीशन एंड सेज कि जी हमारी गवर्नमेंट की पोजीशन ये है, आप ये करें, ये हम एक्सेप्ट करते हैं, ये हम एक्सेप्ट नहीं करते। नॉट वंस। इनफैक्ट सिचुएशन ये थी कि फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हमें मीटिंग में बुलाने में दिक्कत होती थी। मतलब सेक्रेटरी साहिबान या साहिबा खुद तशरीफ़ नहीं लाते थे, अपने किसी को भेज देते थे, वो आते थे, आधा दिन बैठते थे, फिर गायब हो जाते थे और ख़ामोश रहते थे। कभी नहीं हुआ कि जी हमने गवर्नमेंट से मशवरा किया है, हम पहले से एजेंडा भेजते थे, हम पेपर्स उनको पहले से भेजते थे। उनका काम ये होना चाहिए था कि वो वहाँ से डायरेक्शंस लें और डायरेक्शंस लेके उसके ऊपर आके कहें कि जी हम इस चीज़ पे एग्री कर सकते हैं, इस चीज़ पे नहीं कर सकते, अगर आपने फैसला करना है हम वापस गवर्नमेंट के पास जाएंगे। बाहर का कुछ नहीं हुआ। सो द गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स वर मीनिंगलेस रिप्रेजेंटेटिव्स, राइट? दैट्स नंबर 1। ये आपको याद रखना चाहिए, ताकि जब लोग मिल के काम करें तो देन दे शुड एक्चुअली वर्क विद दिस थिंग। नंबर 2, हमें पीएम ऑफिस से रिक्वेस्ट आती थी, मैं जब चेयरमैन था, कभी मिनिस्ट्री से आ जाती थी। मैंने 3 दफ़ा उनको कहा कि भाई आपका रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद, आपके रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद हैं यहाँ पे, आपने रिक्वेस्ट भेजनी है, आप उनको कहें, लेट देम ब्रिंग इट अप इन द कमीशन। आप प्रपोजल बनाएं, आप ले आए कमीशन में कि जी हमारे, आप मुझे क्यों खत लिख रहे हैं? इफ़ यू वांट यू हैव अ रिप्रेजेंटेटिव इन द कमीशन। नेवर वंस डिड इट हैपन। लोगों को तजुर्बा नहीं है कि इन चीज़ों को कैसे चलाना है। ये जो अब कमीशन के जो लॉ में चेंज कर रहे हैं, यू एक्चुअली रियलाइज कि भाई जो आपको अथॉरिटी दी गई है 20 साल आपने इस्तेमाल नहीं की। क्यों नहीं की इस्तेमाल? What was holding you back? Never, there is not a single thing on record. For 4 years I can say, पिछले भी मैंने देखा, there is not once on record that somebody would stand up and say, my government believes this. They come in their personal capacity, they talk whatever comes in their mind. Experienced लोग हैं, कुछ न कुछ कह देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो बात करना होता है वो सही तौर से नहीं की उन्होंने, right? This is a major problem. Now, having said that, मसला ये है, लेट मी जस्ट से 2 थिंग्स अबाउट के कमीशन का जो इन्होंने नया मुसव्वदा बनाया। देखें, जो पहली 2 अमेंडमेंट्स हैं 2021 वाली, उसका तो बुनियादी मकसद सिर्फ एक था कि तारिक बनूरी को निकालना चाहिए। और तारिक बनूरी को क्यों निकालना चाहिए? क्योंकि तारिक बनूरी ने अताउर रहमान की दुम पे पैर रख दिया, और अताउर रहमान जो है वो प्राइम मिनिस्टर का ख़ास आदमी है, और उसको बहुत ज़्यादा मुफ्त के प्रोजेक्ट्स दिए जा रहे हैं, और ये इसकी वजह से उसको मिल नहीं रहा, राइट? दिस वाज अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ अ थिंग। और उससे अकाउंटेबिलिटी मांगी जा रही है। हमने उनसे ये कहा कि आपको 20 साल में हमने 40 अरब रुपए दिए, और आपको इसलिए दिए हैं कि आप रिसर्च करें ऑन मेडिसिन एंड वैक्सीन्स। आप एक मेडिसिन या एक वैक्सीन दिखा दें जो आपने 20 साल में प्रोड्यूस की हो। दे हैड नथिंग टू प्रोड्यूस। तो ये चूँकि हमने कहा आपके पैसे हमने बंद कर देने हैं अगर आप ये अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे, तो उसके बाद उन्होंने कहा जी तारिक बनूरी हैज़ टू गो। सो दे कम अप विथ एन अमेंडमेंट विच इज़ समथिंग, इट्स अ लाफिंग स्टॉक। इनफैक्ट जब हाई कोर्ट में जब केस प्रेजेंट हुआ तो उन्होंने पूछा कि जी इसकी क्या जस्टिफिकेशन है, आपने कुछ लिखी है अंदर? उन्होंने जस्टिफिकेशन दी, जो पब्लिक इंटरेस्ट लॉयर था उसने पढ़ के सुनाई, एंड बिलीव मी द जजेस स्टार्टेड लाफिंग बिकॉज दे कुड सी इट इज़ जस्ट अ लाफिंग स्टॉक। द गवर्नमेंट हैड बिकम अ लाफिंग स्टॉक। सो उसका तो कोई वो नहीं था, लेकिन उसके लिए उन्होंने ये किया, चूँकि मुझे निकालना चाहते थे, उन्होंने कहा कि जी चेयरमैन की मुद्दत जो है वो 4 साल नहीं होगी, 2 साल होगी। इनके चूँकि 2 साल पूरे हो चुके हैं, लिहाजा इनकी मुद्दत ख़त्म हो गई, और इसलिए ही हैज़ सीज टू होल्ड ऑफिस। द हाई कोर्ट ने कहा कि जी आप रेट्रोस्पेक्टिवली कैसे कर सकते हैं? उन्होंने फिर पहली अमेंडमेंट जो है, जब हाई कोर्ट ने कहा कि जी आप ये रेट्रोस्पेक्टिवली कैसे इस पे अप्लाई कर सकते हैं, उन्होंने कहा नहीं जी
उन्होंने जाके दूसरी अमेंडमेंट बनाई, उसका मुद्दा सिर्फ ये था कि ये रेट्रोस्पेक्टिवली सब पे अप्लाई होगी। तो हाई कोर्ट ने कहा जो पुराने चेयरमैन थे उन पे तो आपने नहीं किया अप्लाई, अगर सब पे अप्लाई होगी तो आप उनकी तनख्वाहें वापस लें, उनके फैसलों को ओवर रूल करें। इसकी वजह से हाई कोर्ट ने हमारे हक में फैसला देगी। सो दैट वाज अ क्लियरली मैलिफाइड अमेंडमेंट, इट वाज डन विद मैलिफाइड पर्पसेस एंड इट वाज डन इन अ वेरी इनकॉम्पिटेंट मैनर, क्योंकि वो एक काम करने के लिए उनको 2 अमेंडमेंट्स करने पड़े। तो मैं इस चीज़ पे बहुत खुश हूँ, शायद विजडम बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरा नाम आ जाए कि एक आदमी को हटाने के लिए एक नहीं 2 अमेंडमेंट्स उन्होंने पास करनी पड़ी। बाहर कैफ वो है। अब इन्होंने क्या अमेंडमेंट किए, इसमें 4-5 चीज़ें बहुत वाज़ेह हैं। एक तो ये है कि 2002 का जो कानून है उसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का कोई जिक्र नहीं है। The phrase Ministry of Education does not exist in the 2002 law. The relevant ministry phrase doesn't exist, right? That means that it was seen as an autonomous institution which will regulate all the actions of higher education in the country. इन्होंने कहा कि नहीं जी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का इसमें नाम होना चाहिए और सारे पावर्स मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के पास होने चाहिए, विच और उसमें पूरी एक नया पूरा वो फ्रेज डाला है कि ये काम उसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के होंगे। हर चीज़ जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की अप्रूवल से होगी, वो उनके पास जाएगी, वो अप्रूव करेंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एक ये बहुत बड़ा नुकसान इन्होंने पहुँचाने की कोशिश की थी, मैं आपको बताता हूँ क्यों। नंबर 2, दे हैव ऑल्सो सेड समथिंग एल्स। इन्होंने कहा कि वो जो देखें, ये बड़ा इनोवेटिव स्ट्रक्चर था इसका HEC का, ये 18वीं तरमीम से पहले का था, लेकिन ऐसे लगता था कि जैसे उनको पता है कि 18वीं तरमीम आने वाली है। 18वीं तरमीम आएगी, उसमें एजुकेशन जो है उसके कुछ हिस्से जो हैं प्रोविंसेस को चले जाएंगे, कुछ फेडरेशन के पास रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि एक ऐसा इदारा बनाओ जिसमें फेडरेशन भी मौजूद हो, प्रोविंसेस भी मौजूद हो, मिल के लोग काम करें और मिल के स्टैंडर्ड सेट करें। सो एक नेशनल बॉडी बना दिया, राइट। अच्छा, उसके बाद प्रोविंसेस ने कहा कि जी जब ये 18वीं तरमीम आई, उन्होंने कहा कि हमें HEC एक्सेप्टेबल नहीं, हम अपनी कमीशन बनाएं, राइट। सुप्रीम कोर्ट में केस आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं ये कानून जब तक है तब तक आप इसके ऊपर अमल करें, और अगर कोई आपको मसला है तो आप काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ले जाएं। 2013 से लेके 2020 तक काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ये केस चलता रहा, कोई फैसला नहीं हुआ। When I came, I talked to the provinces, मैंने उनसे कहा कि देखें ये आपका इदारा है, आपके लोग मौजूद हैं इसमें, आपको कोई फैसले करने में दिक्कत हो, कुछ हो, आप अपने लोगों को इंस्ट्रक्ट करें, लेट देम कम एंड लेट अस मेक ए कंसेंसस डिसीजन, राइट। नंबर 2, I also told them, सब चीफ मिनिस्टर को मैंने कहा जी मैं उस वक्त 3 साल तक मैं चेयरमैन था, मैंने कहा मैं 3 साल तक चेयरमैन रहा हूँ, आप हमारा रिकॉर्ड देख लें, every single decision that the commission has been taken by consensus. That means you have agreed to it, क्योंकि आपका नुमाइंदा यहाँ पे मौजूद था, राइट। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, we will accept that this is the sole standard setting body, और आप हमारे जो सूबों की रिप्रेजेंटेशन है उसको स्ट्रेंथन करें एंड ऑल दैट, एंड यू नो दैट्स द वे वी वर्क। उसके बेसिस पे अप्रैल 2021 में मुझे ऑलरेडी उन्होंने निकाल दिया था, लेकिन वो सारा एग्रीमेंट कंसेंसस हम कर चुके थे, उनके साथ हम MOU साइन कर चुके थे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ। वो अप्रैल 2021 में CCI में फैसला हो गया, उन्होंने कहा वी ऑल एक्सेप्ट कि दिस इज़ द सोल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी, दिस इज़ आवर कमीशन एंड वी विल अबाइड बाय इट, और हम इसके साथ जो है एग्रीमेंट कर लेंगे। नाउ व्हाट इज डन इन दिस न्यू अमेंडमेंट इज कि इन्होंने सूबों को निकाल दिया उसमें से, विच बेसिकली मीन्स कि वो कंसेंसस अब नहीं एग्जिस्ट करता, एंड दी गवर्नमेंट्स, द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स विल हैव एवरी राइट टू से कि जी हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। इन्होंने तावील ये ली है कि हम कानून में लिख देंगे कि इट इज़ द सोल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी, बट फ्रैंकली यू कांट पास दिस लॉ, क्योंकि ये आपकी अथॉरिटी नहीं है। Constitution में this is no longer your authority to pass a law. You have to go to the provinces to do this, and my sense is that the provinces are not going to agree on this. बाहर तो देखें, नंबर 1 autonomy of higher education institutions को undermine किया गया है, and नंबर 2 फेडरलिज्म को अंडरमाइन किया गया थ्रू दिस। जो इस वक्त
ड्राफ्ट आ रहा है, वी डोंट नो वेदर इट्स ट्रू और नॉट, बट अखबारों में ये ड्राफ्ट आ चुका है जो कि वो लोग वो कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड थिंग इज़ कि जब उसको गवर्नमेंट के नीचे ले लिया, जो कि हम पिछले 20 साल से देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज़ को भी बतदरीज गवर्नमेंट्स के ख़ासतौर पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं उस पर यूनिवर्सिटीज़ पे। सो इस सारी चीज़ों से जो नुकसान पहुंचा है वो अब HEC को भी नुकसान पहुंचने वाला है। तो so this is basically what the situation is. I don't think that this is an advisable course of action. In my personal capacity and I hope on your behalf, मैं ये चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर को कहा जाए कि इस चीज़ से आप गुरेज करें, फेडरलिज्म को प्रोटेक्ट करें, उसका फेडरल स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट करें, एंड ये मिनिस्ट्री को इसमें इन्वॉल्व ना करें, बिकॉज ये मिनिस्ट्री का काम नहीं टू डू दिस थिंग। वीकनिंग द इंस्टीट्यूशंस इज़ नॉट अ गुड थिंग। बस इस पे मैं लास्ट पॉइंट कहता हूँ एंड देन आई टर्न इट बैक टू यू। देखें, एक देयर इज़ अ काइंड ऑफ अ पॉलिटिकल डेवलपमेंट गोइंग ऑन ऑल ओवर द वर्ल्ड। जब से डेमोक्रेसी आई है वो एक स्टैटिक फॉर्म में नहीं है, it has evolved in a lot of ways. One thing which it has evolved is हर तमाम डेमोक्रेटिक मुल्क हैं उसमें कई autonomous institutions बन चुके हैं जो कि अपनी autonomy पे काम करते हैं। कई ऐसी institutions हैं, देखें ना, एक तो constitutional structure है जिसमें judiciary autonomous है, legislature autonomous है, executive autonomous में एक दूसरे के साथ cooperate करते हैं। लेकिन उससे नीचे भी यू फाइंड के ये सेंट्रल बैंक्स जो हैं उसमें उनमें ऑटोनॉमी ज़्यादा हो रही है। यू फाइंड दैट नंबर ऑफ अदर इंस्टीट्यूशंस, रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे आप मुख्तलिफ ममालिक में देख लें, जो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशंस हैं कई ममालिक में, हर जगह पे आप देखें कि वो ऑटोनमस, में कोई पॉलिटिशियन इंटरफेयर नहीं कर सकता। उसी में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी आती हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की ऑटोनॉमी हैज़ ग्रेजुअली इंक्रीज्ड, उन्होंने अपना एक स्फीयर बना लिया बिकॉज दे अंडरस्टैंड व्हाट नीड्स टू बी डन। द गवर्नमेंट हैज़ डिफरेंट मोटिवेशंस, द गवर्नमेंट हैज़ डिफरेंट मोटिवेशन, उनके शॉर्ट टर्म मोटिवेशंस डिफरेंट होती हैं, और हमारी गवर्नमेंट में ख़ास तौर पे शॉर्ट टर्म मोटिवेशंस आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू अ डिग्री ऑफ सस्पेशन। तो इस वजह से इसकी ऑटोनॉमी जो है इट इज़ फंडामेंटल टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ दिस थिंग। तो सब जगह पे ये ट्रेंड जा रहा है। हमारे यहाँ ये था कि यूनिवर्सिटीज़ वर एसेंशियली डिपार्टमेंट्स, लेकिन HEC के बनने से पहले उनमें एक रिस्पेक्ट थी, वाइस चांसलर्स एट्सेट्रा वर स्टिल हैड अ डिग्री ऑफ रिस्पेक्ट। और आप उस ज़माने में चले जाएँ 70s में, बल्कि इवन 80s में, जहाँ काफ़ी नुकसान आया, यू फील कि यूनिवर्सिटीज़, वाइस चांसलर्स, उनको रिस्पेक्ट किया जाता है। 2002 के बाद जो है वो ग्रेजुअली यूनिवर्सिटीज़ की ऑटोनॉमी ख़त्म होनी चाहिए, और वाइस चांसलर्स को तो वो बिल्कुल डिप्टी सेक्रेटरी की तरह ट्रीट करना शुरू हो गए, राइट। एंड दिस हैज़ बीन एक्सट्रीमली हार्मफुल बिकॉज यू कांट टॉक टू द वाइस चांसलर्स अबाउट क्वालिटी इशूज़, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली गवर्नमेंट को देख रहे होते हैं कि जी गवर्नमेंट हमें क्या कह रही है, फंडिंग कैसे कर रही है। तो कम अज़ कम जब व्हेन आई टुक ओवर, एंड आई फेल्ट कि HEC वाज आल्सो डूइंग द सेम थिंग, अनफॉर्चुनेटली पिछले 20 साल में इन्होंने इसमें काफ़ी नुकसान पहुंचाया। व्हेन आई टुक ओवर, माय व्यू वाज कि इस स्फीयर को, जो इनकी ऑटोनॉमी है, उसको स्ट्रेंथन किया जाए। फंडिंग अगर हम देते हैं उसको एड हॉक तरीके से नहीं होना चाहिए, उसको बहुत एक सिस्टमेटिक तरीके से होना चाहिए ताकि चेयरमैन के कमीशन के हाथ में कुछ ना हो। रिसर्च हम देते हैं उसमें बहुत ज़्यादा करप्शन थी, उसको स्ट्रीमलाइन करना चाहिए। यही जो अकाउंटेबिलिटी जो अताउर रहमान के साथ कर रहे थे वो सबके साथ हम कर रहे थे कि भाई आप बताएं कि इसका क्या रिज़ल्ट आया, और बड़ा एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम के साथ उसको वो किया जाए। ये जो हम स्टैंडर्ड्स बनाते हैं प्रोफेसर्स के लिए, उसके लिए उनको स्ट्रीमलाइन करें ताकि लोगों को खुद पता हो क्या करना है, वो खुद करें। लेट देम हैंडल ऑल ऑफ दीज थिंग्स देमसेल्व्स। वो प्रोसेस जो है वो चूँकि उस वक्त की गवर्नमेंट को पसंद नहीं आया, उन्होंने उसको इंटरप्ट कर दिया, और अब जो है लगता ये है कि दिस गवर्नमेंट ऑल्सो इज़ नाउ फॉलोइंग द सेम लाइन। नाउ मे बी दे आर फॉलोइंग वट एवर द मिनिस्ट्री हैज़ बीन, कि जो स्टाफ है वो कह रहा है, लेकिन इट इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग कि जो एक मैलाफाइड रीज़न की वजह से एक चीज़ की गई उसको आपने दोबारा री इन्फोर्स करके वैलिडेट कर दिया। दिस शुड नॉट हैपन। सो गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ डू नॉट गो इन दिस डायरेक्शन। योर एम शुड बी हाउ टू स्ट्रेंथन द ऑटोनॉमी ऑफ all educational institutions,
and to the extent possible, government should pull itself out rather than to try to interfere on a day-to-day basis. आपके और बहुत ज़्यादा काम करने के, ये काम आपका नहीं है, ना आपको आता है, ना आप कर सकते हैं. Let us handle this and let us do it on a proper basis. That's my view. थैंक यू. अच्छा, आप सवाल करने से पहले मैं सिर्फ फॉलो अप एक दो पॉइंट पे करना चाह रही हूँ. अच्छा, एक तो क्लैरिटी ये कि मैं विदाउट नेमिंग द पर्सन ऑब्वियसली, लेकिन मेरी वो ये इस ओपिनियन पीस आने के बाद जो थोड़ी सी बात हुई है गवर्नमेंट में भी, उनका स्टांस अभी अगेन मेरा स्टांस नहीं, गवर्नमेंट का स्टांस ये है कि ये वाला जो ड्राफ्ट सर्कुलेट कर रहा है पब्लिकली अवेलेबल है, ये फाइनल ड्राफ्ट नहीं है. ये हमने CCLC के सामने जो आपकी कमेटी बनी हुई है कैबिनेट की जो कि ये लेजिस्लेशन वगैरह और इन चीज़ों को देखती है, ये हमने उनके सामने रखा है और अभी उनकी तरफ से फीडबैक इसके ऊपर आनी है. उनके उसके ऊपर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं बिकॉज़ वहाँ पर जाके जो 3-4 घंटे की उन्होंने बहस की है CCLC के अंदर मिनिस्ट्री के लोगों ने इस अमेंडमेंट के ऊपर, और वहाँ से फिर जो क्वेश्चंस किए गए हैं जो वज़ीर उसका हिस्सा है CCLC का, वो सुनने में ये आया है कि आई मीन दैट डजंट चेंज द फैक्ट कि ये इंटेंशन थी मिनिस्ट्री की इनिशियली, चाहे ये पुराना ड्राफ्ट है थोड़ा सा. उन्होंने इस पे बहरहाल ये पुश बैक थोड़ी CCLC ने की है कि आप प्रोविंसेस को कैसे निकाल सकते हैं. सो वो जो 4 लोग आप प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेटिव निकालने की बात कर रहे हैं, वो चाहे आपकी उनसे बनती है नहीं बनती है, वो HEC का परव्यू मानते हैं नहीं मानते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट यू नीड टू कीप देम ऑन बोर्ड. तो वो तो एक सुनने में आया है कि वो काफ़ी बड़ी पुश बैक है. तो दैट माइट एक्चुअली जो उनका जो नेक्स्ट वर्जन है इसका निकलता है जो कैबिनेट के सामने वो रखेंगे अमेंडमेंट का, उसके अंदर शायद ये चीज़ वो रिवर्स कर लें. बट अगेन लाइक आई सेड इट डजंट चेंज द फैक्ट कि इंटेंशन बहरहाल शुरू में मिनिस्ट्री की यही थी. और सो एक तो ये बात, सो ये फाइनल ड्राफ्ट नहीं है. आई थिंक इसके अंदर कुछ चेंजेस आएंगे. देखिए जो whatever is available we have to look at that. No, so my point is, which is fine, of course, public domain में. और मेरा हमेशा गवर्नमेंट या जिसको भी एतराज़ होता है किसी ओपिनियन पीस के ऊपर, तो वो यही होता है दिस इज़ पब्लिक पॉलिसी, दीज थिंग्स नीड टू बी इन द पब्लिक डोमेन. फिर अगर आप बाद में हम जैसे लोगों से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं जी वर्जन तो ये नहीं था, वर्जन तो ये था, देन दिस इज़ पब्लिक पॉलिसी. ट्रीट द प्रोसेस एज यू, मतलब जैसे पब्लिक पॉलिसी बनाने के लिए होना चाहिए. कीप एवरीथिंग इन दी ओपन. छुपाने की क्या बात है? तो फिर ये इसमें गुंजाइश ही नहीं रह जाएगी कि उसका क्या व्यू है या उसका क्या व्यू है. वो सब व्यू सबके सामने है और सारे समझदार लोग मिलकर डिसाइड कर लेंगे कि कहीं पर सच कहीं दरमियान में है, एंड दे विल मेक अप देयर ओन माइंड्स. सो एक तो मैं ये बात करना चाह रही थी, एंड मोस्टली दिस इज़ बिकॉज अच्छी बात है कि फैक्ट्स जो हैं, मतलब हमारा ख्याल क्या है, ये ओपिनियन क्या है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन फैक्ट्स ये हैं. सो एक तो ये बात ऑटोनॉमी वाली बात से मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ. मेरे ख्याल में ये तो कोई आई थिंक ये तो वैसे ही बड़ी अजीब सी बात है ना कि वो इसको किसी तरह से भी जस्टिफाई करना की कोशिश करें, चाहे वो स्ट्रेंथनिंग की बात हो, चाहे वो जो अकाउंटेबिलिटी की बात हो कि मिनिस्ट्री, और मैं ये हमेशा कहती हूँ और हर पीस में अपने हर दफ़ा लिखती हूँ कि जो मिनिस्ट्री अपने 400 स्कूल नहीं रन कर सकती, जिस मिनिस्ट्री के अंदर आप वो ऊपर से नीचे हायरार्की देखकर मुझे बता दें कहाँ उसमें इतनी इंटेलेक्चुअल या एकेडमिक या प्रोफेशनल कैपेसिटी है कि वो स्कूल तो अभी तक मसाइल उनके हल नहीं कर सकी, तो जिसको वो इतने सालों से कर रही है, जिस काम को देख रही है, तो वो काम जो उसने कभी ज़िंदगी में नहीं किया या जिसके लिए वो इक्विप्ड नहीं है, हाउ कैन दे डू इट बेटर. और ब्यूरोक्रेसी को आई थिंक जो हमारे पास अभी तक जितनी भी इंस्टीट्यूशनल वो हिस्ट्री है हमारे पास कि कौन सा इदारा शायद थोड़ा बहुत पाकिस्तान में काम कर लेता है, वो ये जिसका ब्यूरोक्रेट से कोई ताल्लुक नहीं है और जो बिल्कुल ऑटोनमस है. और दैट सेड इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि HEC के अंदर ख़राबियाँ नहीं हैं, वो आपने भी माना कि हैं और वो सही करना पड़ेगा. मेरा अपना ये ख्याल है कि अगर आपने ट्रूली ऑटोनमस बॉडी के तौर पे इमर्ज होना है और रेगुलेट करना है, देन यू हैव टू जस्ट बी अ रेगुलेटर. फिर आप ये नहीं कह सकते कि मैं इम्प्लीमेंटर भी हूँ, फिर आप ये नहीं कह सकते कि मैंने स्टैंडर्ड सेटिंग बिल्कुल करें. Those are detailed things we can discuss. No. I just want to, but I want to be able to say what I want to say. Is कि you can't do 4 things in one. पूरी दुनिया में जो और भी जगहों पे जहाँ पर हम कहते हैं कि US में या UK में या इधर उधर जहाँ पर हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन सही काम कर रहे हैं, वहाँ पर आपको इन मिशंस के अंदर ओवरलैप नज़र नहीं आता. वहाँ पर ऑटोनमस हैं बॉडीज़, बट देन एवरीवन हैज़ देयर ओन स्पेशलाइज्ड वर्क टू डू. सो आई थिंक अगर हमने ठीक से रेगुलेशन करनी है, हमने ऑटोनमी क्लेम करनी है, तो हमें ज़रा थोड़ा सा अपना हाउस भी इन ऑर्डर करना पड़ेगा. बट आई एग्री दैट इज़ अ डिफरेंट प्रॉब्लम
اور اس کو الگ طریقے سے حل کرنا چاہیے. اس کا بہرحال حل پھر بھی یہ نہیں ہے کہ آپ منسٹری کو اوپر رکھ دیں اور ایک اٹانومس باڈی کو بجائے کہ آپ اس کو ٹھیک کریں جس طریقے سے ٹھیک کرنا چاہیے, آپ اس کو مزید خراب کر دیں. کیونکہ بہرحال ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر منسٹری یا یہ گورنمنٹ میرے خیال میں ذرا تھوڑا سا کوشش کرے گی یہ گورنمنٹ کے اتنا زیادہ اس ڈائریکشن میں نہ جائے, آئی ہوپ سو, لیکن یہ تو بہرحال بالکل بھی صحیح طریقہ نہیں ہے کہ اس کو بند کر دیں. پھر جیسے وی سیز کہتے ہیں اور وہ ٹھیک کہتے ہیں یا باقی لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ کرنا ہے تو پھر HEC کو بند کر دیں. تعجب کی بات ہے نا کہ جب شروع کیا تھا طارق نے بھی کہا کہ کہتے تھے کہ یہ عطاء الرحمان کی طرف سے لائی ہوئی چیزیں ہیں. پچھلی گورنمنٹ جو تھی وہ کسی وجہ سے عطاء الرحمان کی بات سن رہی تھی, لہٰذا انہوں نے کیا. اچھا, وہاں گورنمنٹ نہیں ہے, وہاں عطاء الرحمان نہیں ہے, اس کے باوجود یہ تبدیلیاں پھر اور بھی اسی ڈائریکشن میں چلی جا رہی ہیں. تو آپ کے خیال میں منسٹری کے اندر وہ کون سی سوچ ہے جو اس وجہ سے کہ یو آر گورنمنٹ نہیں, کون سی سوچ ہے جس کی وجہ سے وہ سمجھتے یہ ہے کہ اس ڈائریکشن میں جانا بہت ضروری ہے, اس کے باوجود کہ بہت سے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں؟ جی, میرا اپنا یہ خیال ہے, دیکھیں میری بھی یہی اور پبلک پالیسی جب یہ خاص طور پہ پاکستان کے اندر آپ اس میں ڈیل کرتے ہیں نا, تو وہ میرے خیال میں سب سمجھدار لوگوں کو یہ بات پتہ ہے کہ وہ کانٹینٹ یا جو ٹیکنیکلٹیز بیہائنڈ سم تھنگ لائک دس ہوتی ہیں وہ تو اپنی جگہ ہوتی ہیں, لیکن یہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے کہ اس وقت اس انسٹیٹیوشن میں کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے اپنے پرسنل اپنے پیٹی ایجنڈاز کیا ہیں, پروفیشنل ایجنڈاز کیا ہیں, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. سو آل آف دیٹ نیڈس ٹو بی وہ جو آپ جو جس طرح سے آپ انٹرپریٹ کر رہے ہوتے ہیں سچویشن میں, اس میں یہ بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت بیوروکریسی میں وہ امپورٹنٹ پوزیشنز جو ان چیزوں کو پش کر رہی ہیں وہ کن لوگوں نے آکوپائی کی ہوئی ہیں, ان کی کیا ہسٹریز ہیں, ان کی کیا لائلٹیز ہیں, یا ان کا کیا ٹریک ریکارڈ ہے, منسٹر اس وقت کون ہے, اس کی اپنی کیا کیپیسٹی ہے, اس کا کیا اپنا ایجنڈا ہے, اس کی جو کسی اور جگہ منسٹر بیٹھا ہوا ہے جس کی شاید HEC کے چیئرپرسن کے ساتھ ذرا زیادہ وہ سمپتیز ہیں, اس کے ساتھ میری بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے. تو بہت ساری یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ بہت میں اس پہ پہنچی ہوں کہ پہلی 2 امینڈمنٹس لائک ڈاکٹر بنوری سیڈ ویری ویری کلیئر دی آبجیکٹیو واز ٹو گیٹ ریڈ آف ہم, تو وہ تو اس لیے پرومپٹ ہوئی تھی. ایک بندہ بیٹھا ہوا عطاء الرحمان, وہ ساری اسٹرنگس پول کر رہا تھا, نو بڈی ایلس ریئلی کیئرڈ بیکاز نو بڈی انڈرسٹوڈ ہاؤ تھنگس ورک. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس کے بعد اینڈ خیال از بیسڈ آن ایوری تھنگ دیٹ آئی لرن از کہ جو کرنٹ منسٹر آف ایجوکیشن ہے, آئی ڈونٹ تھنک ہی انڈرسٹینڈس. میرا نہیں خیال ہے کہ ان کا کوئی ایسا تجربہ ہے یا ایسی کوئی چیز ہے جس میں وہ ایون انٹرسٹڈ بھی ہوں گے. ان کا انٹرسٹ بینگ اے ٹریڈیشنل پالیٹیشین یہ ہوگا کہ اچھا HEC کا چیئرپرسن سمجھتا ہے یہ بھی بہت بڑا منسٹر ہے, ختم کر دو جی اس کی امینڈمنٹ کے اندر منسٹرشپ ختم کر دو. سو ون آف دا تھنگس دیٹ دے ہیو ڈن تھرو دس امینڈمنٹ از ٹو ٹیک اوے ہز اسٹیٹس ایز دا فیڈرل منسٹر, جو کہ ان کو آرڈیننس دیتا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, آپ کوئی برابر کے منسٹر, تو ٹھیک ہے ہم آپ کی منسٹرشپ لے لیتے ہیں. سو ان کی جو ان کی ہوں گی نا, آپ کہہ لیں آپ میری میٹنگ پہ نہیں آتے, میں آپ کو منسٹری میں بلاتا ہوں, آپ کہتے ہیں آپ نہیں آئیں گے, آپ کو آنا پڑے گا. منسٹر کا لیول ختم کرنے کی تو بات یہی ہے کہ اگر آپ کو منسٹر فار فیڈرل ایجوکیشن کے انڈر اس کو لانا ہے تو اس کا اسٹیٹس تو منسٹر کے برابر نہیں ہوگا. سو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ایٹ دا منسٹری ہے, دیٹ از ون تھنگ. ان کے میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ جو ان کی پرائیورٹیز یا ان کا وہ ایجنڈا ہو سکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے, اور کسی حد تک یہ کہ اچھا بھائی ہم آپ کو پیسے دیتے, گورنمنٹ آپ کو پیسے, ناٹ ہم ایز این MOFEPT بٹ دا گورنمنٹ گیوز یو منی, اور آپ ہمیں جواب دینی ہے, پولیٹیشینس کو اس گورنمنٹ کے جواب دینی ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سو آئی تھنک جہاں پولیٹیکل لیڈرشپ آف دا منسٹری ہے, میرے خیال میں اس سے زیادہ شاید کوئی بہت زیادہ وہ نہیں ہوگی سوچ. جو بیوروکریسی ہے دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری, بیکاز دا بیوروکریسی از دی اونلی کانسٹنٹ. یہ جو ساری چینجز آپ کی آتی رہی ہیں پچھلے 1-2 سال میں, دیٹس دی اونلی کانسٹنٹ دیئر. آئی تھنک اب مجھے نہیں پتا کہ پیچھے اس کو ابھی بھی اگر کوئی لوگ اسٹرنگس پول کر رہے ہیں یہ ٹو گیٹ دس امینڈمنٹ تھرو, لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ایک وہ جو بیوروکریسی کے ذہن میں آ جاتا ہے نا کہ اب میں نے یہ کام کرنا ہے کیونکہ میں اس راستے پہ چل پڑا ہوں اور اس کو میں نے کنکلوژن کی طرف لے کے جانا ہے, دیر از اے لٹل بٹ آف دیٹ ایز ویل. But you see, I have a point. دیکھیں, there are lots of people who think کہ behind the scenes کیا ہو رہا ہے and all that, and maybe there's some merit to it. I mean, my own view about public policy is کہ there's not a lot of mileage in doing it. There is a material. انہوں نے اخبار میں آ گیا کہ جی یہ HEC amendment ہے
اور CCLC کو یہ جسٹیفیکیشن دی گئی ہے. I look at it at face value and I say کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. Is it justified or not justified? As academics, we can look at it. ہمیں ساری دنیا کا دوسرے ملکوں کا بھی ایکسپیرینس ہے, ہم اس کو دیکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جسٹیفائڈ ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی. چاہے اس کی موٹیویشن کچھ بھی ہو, I don't care. What they have done, what they have produced is wrong. It is going to harm education. It's going to harm this country. And I am very happy to remain satisfied. اگر منسٹر کا کوئی موٹیویشن ہے, بیوروکریٹ کا کوئی موٹیویشن ہے, I don't give a damn. The real thing I worry about is کہ ایک ڈاکیومنٹ آ گیا ہے جس سے ملک کی تعلیم کو اور اس ملک کے مستقبل کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے, اور گورنمنٹ سے, پرائم منسٹر سے, کیبنٹ سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ اس کو آپ ریورس کریں, اس کو آپ اس کے اوپر عمل درآمد بالکل نہ کریں, کیونکہ ہر ایک لفظ جو آپ نے لکھا ہے وہ اس ملک کے اوپر کلہاڑی مارنے کے برابر ہے. ہر ایک لفظ جو اس میں لکھا ہوا. That's basically what I don't care what the motivation. ایک مجھے تعجب جو اس بات پہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس گورنمنٹ کا کہ کوئلیشن کے اندر پیپلز پارٹی موجود ہے جس کی 18th امینڈمنٹ ہے, اور جس کی نظر میں اس کو ڈیوالو کرنا ضروری ہے. اور اب جبکہ پہلے تو آپ بتا رہے ہیں کہ ان کے ریپرزنٹیٹیو بیٹھتے تھے اور اب ان کو نکالنے کی بات ہو رہی ہے وہاں سے. تو بٹ شی میں بھی رائٹ کہ وہ ریورس ہو جائے گا. دیکھیں نا, ایک انگریزی کا ایک لفظ ہے پرولیپسس. پرولیپسس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک بحث کریں تو آپ یہ نہ صرف یہ کہیں کہ جی آپ نے یہ کہا جس سے مجھے اختلاف ہے, لیکن آپ اسی وقت شروع ہو جائے اور آپ یہ بھی کہنا شروع ہو کہ ہاں مجھے پتہ ہے کہ جب یہ میں کہوں گا تو پھر آپ یہ کہیں گے تو میں اس کو بھی جواب دے رہا ہوں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اینٹیسپیٹ کہ اچھا جی یہ اس چیز کو ریورس کر دیں گے. آپ نے ایک چیز اخبار میں لے آئے, آپ نے ایک امینڈمنٹ پروڈیوس کر دی ہے, اس کی جسٹیفیکیشن آپ نے CCLC کے سامنے رکھ دی ہے, وہ اس وقت سب لوگوں کے سامنے ہے, اس کو میں کرٹیسائز کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ اس میں سے کچھ چیزیں ریورس کر لیتے ہیں ٹھیک ہے, لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, بیکاز ایوری سنگل تھنگ دیٹ ہیز بین ریٹن. آئی ول گیو یو ون ایگزامپل. ایک اس کا کلاز ہے جس میں لکھا ہوا تھا کہ the chairman and members of the commission cannot be removed except under proven charges of corruption, کیا نام ہے, inefficiency اور missing meetings. ٹھیک ہے نا, cannot be removed except under proven charges. انہوں نے کہا the chairman and members can be removed at any time. اب دیکھیں نا, دس از اے ویری مائنر تھنگ. اس کی لینگویج کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان کو ٹچ نہیں کر سکتے. اٹس اے ویری ایکسیپشنل تھنگ. انہوں نے تھوڑی سی چینج کے ساتھ یہ کر دیا کہ اٹس اے نارمل تھنگ, کین بی ریمووڈ ایٹ اینی ٹائم if there are charges of corruption etc. اور ساتھ یہ بھی ہے unsatisfactory performance. جناب مجھے تو دیکھیں نا, the previous government did not like me, تو وہ تو کہنے کو تیار تھے کہ unsatisfactory performance, right? تو آپ نے بالکل ہی چیئرمین کے عہدے کو ختم کر دیا کہ جی آپ بھی کچھ نہیں کر سکتے, اینڈ ممبرس کو آپ نے کہا کہ جی کسی ٹائم پہ بھی ہم آپ کو نکال سکتے ہیں. Now you see, یہ بڑا میلافائڈ چیز ہے. ایک ایک چیز کو جب آپ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک میلافائڈ کام کر رہا ہے, اینڈ دیٹ از سم تھنگ دیٹ نیڈس ٹو بی اپوزڈ. اینڈ آئی تھنک دا پرائم منسٹر نیڈس ٹو appreciate the fact that this is going to be harmful for the country, and this government or any government in Pakistan should not do things like this, right? میں اس کو اس لحاظ سے دیکھ رہا کہ اس میں کوئی ایسی چیز ہے جو مجھے لگے کہ یہ مناسب ہے. ایک بھی امینڈمنٹ ایسی نہیں ہے جو کہ مناسب ہو. ایوری سنگل تھنگ از لائک وہ ڈائنامائٹ جو کہ آپ اس کی جڑوں میں ڈال رہے ہیں اس کو اڑانے کے لیے, آپ کے تعلیمی سسٹم کو اڑانے کے لیے. دس از the way these people are pushing their لیکن اس میں سب سے زیادہ انٹرسٹنگ بات جو کہ پچھلی گورنمنٹ سے آئی مین آئی اگری ود آل آف دیٹ, ظاہر ہے وہ انٹینشن آپ کو بڑی کلیئر نظر آ رہی ہے, اس میں تو دیر از نو ٹو ویز اباؤٹ اٹ. جو انٹرسٹنگ بات البتہ مجھے PTI گورنمنٹ کے دور سے ابھی اس والی گورنمنٹ کے اس میں لگتی ہے وہ یہ کہ کم از کم اس دور کے اندر سب لوگ
ऑल्दो कि जब आप बात करते थे इंडिविजुअल मिनिस्टर्स से तो जाहिर है वो कोई ना कोई कह देता है कि हाँ ये तो बड़ा गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट यू नो व्हाट कैन वन डू। लेकिन इस वाली गवर्नमेंट के अंदर तो जो सबसे ज़्यादा मुझे जिस चीज़ के ऊपर हैरत है वो ये है कि जब इनका केस भी कोर्ट में चल रहा था और पहली 2 अमेंडमेंट्स आई थी, तो आपके 2 वुज़रा जो कि अभी भी, जिस तरह आपके एहसन इकबाल साहब हैं, मुसद्दिक मलिक साहब हैं, ये कोर्ट में और उन 1-2 हियरिंग्स में मैं भी गई थी जहाँ पर वो जाके जज के सामने ख़ास तौर पे स्टेटमेंट भी दे रहे थे कि जी ये तो बड़ा गलत हो गया, ये आप ऐसे तो नहीं होना चाहिए ऑर्डिनेंस के अंदर चेंज, और ये जिस तरह से किया सारी गया खास तौर पार्टी, पे फरतुल्लाह बाबर साहब वो आए, आए, उन्होंने हमें सपोर्ट किया, एहसन इकबाल साहब ने सपोर्ट नहीं, किया। और एहसन इकबाल साहब से तो मेरी ये ओपिनियन पीस लिखने से पहले आई वांटेड टू गेट हिज ओपिनियन कि आपका 1 साल पहले ये ओपिनियन था, बड़ा क्लियर था, प्रेस के सामने आपने खड़े होकर कहा था और पिछली गवर्नमेंट को बड़ा आपने इस पे वो किया था, तो अब क्या हुआ ऐसा कि ये चेंज हो गया है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, यू कैन कोट मी कि आई स्टिल मेंटेन माय पोजीशन, और ये कि ये ऑर्डिनेंस, ये अमेंडमेंट क्या, पिछली जो 2 अमेंडमेंट्स हैं उनको भी रिवर्स करके इसका जो ओरिजिनल शेप एंड फॉर्म है आप उसके ऊपर लेकर जाएं। सो ही इज़ ऑन रिकॉर्ड, ऑफ कोर्स द HEC सीनियर एडमिनिस्ट्रेटरशिप, यू नो फॉर ऑब्वियस रीजंस, वो दे आर अपोज टू दिस, ऑल द मीटिंग्स दैट हैव बीन हेल्ड, ये VCs की मीटिंग हुई है, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की, एसोसिएशंस की, ऑल ऑफ देम हैव मेंटेन्ड कि भाई ये आप ऐसे ना करें, सबको पता है कि ख़राबियां हैं और वो ठीक करने वाली हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बट ये बहरहाल चीज़ों को बेहतर नहीं, ये चीज़ों को गलत और तरफ लेकर जाएगा। सो everyone and anyone who knows anything about higher education, कम अज़ कम इस मसले के ऊपर सारों का कंसेंसस है कि बहरहाल इसको आप ये ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी के अंडर करके कोई अच्छा काम नहीं करने जा रहे। मेरा ये ख्याल यही है कि इसके अंदर जो कुछ भी मैंने देखा है कि मिसाल के तौर पे जो इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से, जो अनप्रेसिडेंटेड है, मेरा ख्याल ये है कि इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि पॉलिटिशियंस का कोई इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है इसके अंदर जितना ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी का है, कि ऑफिशियल टर्म जो है वो किसी वजह से इस तमाम चीज़ को अपने 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 कंट्रोल में लाना चाहती है, और उस कंट्रोल के वास्ते ये तमाम चीज़ें मिनिस्ट्री का तो कभी कभी मुझे ये लगता है ये इशू भी है कि मिनिस्ट्री बेचारी ना 18वीं तरमीम के बाद इस परेशानी में है कि मेरा परव्यू जो है वो एक्सपैंड कैसे करूं, तो वो स्कूल एजुकेशन में तो बड़ा क्लियर नहीं कर मिनिस्ट्री का तो सकते। कोई रोल नहीं है एक्चुअली, यू नो, देखें हाँ। आफ्टर 18th अमेंडमेंट दैट मिनिस्ट्री नहीं है, मगर अब करने की कोशिश कर रहे हैं। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स इट, ठीक है। नाउ HEC का रोल एज अ स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी, और आफ्टर ऑल आवर डिस्कशन जब प्रोविंसेस ने भी एग्री कर लिया तो वो एक रोल बन गया, बट दैट रोल इज नॉट द मिनिस्ट्रीज रोल। आपने मिनिस्ट्री को दिया तो वो सारा कंसेंसस फिर कोलैप्स हो जाएगा। सो यू एक्चुअली नीड कि द एजुकेशन सेक्टर शुड बिकम सेल्फ रेगुलेटिंग, एंड वी फॉर गोइंग इन दैट डायरेक्शन। अब ये दोबारा से आके करना शुरू, और मैं आपको ये भी मिसाल देता हूँ, देखें अगर आप सूबों में भी देखें, यहाँ पे भी देखें, फेडरेशन में भी, और उसमें आप यूनिवर्सिटीज़ की ऑटोनॉमी को कोई चलने की इजाज़त नहीं दे रहा। आपने कई जगह पे ये कर दिया है कि जी सिंडिकेट जो है उसको मिनिस्टर चेयर करेगा, और सबसे ज़्यादा मिसमैनेजमेंट वहीं पे हो रही। आपने ये कर दिया है कि आपने वाइस चांसलर्स के टर्म को रिड्यूस कर दिया है ताकि वो हमेशा अपनी उसके पीछे लगे रहें, रिन्यूअल के पीछे लगे रहें, और वो गवर्नमेंट को अपीस कर रहे हैं, और इसीलिए फिर वो भर्तियां भी कर रहे हैं, और जो वो सारे स्टैंडर्ड्स हैं, और सबसे एक सूबे में उन्होंने वाइस चांसलर्स का टेन्योर अब 3 साल कर दिया, और सबसे ज़्यादा ख़राबी वहाँ पे उसी सूबे में हुई। उसके अलावा आप ये भी देख रहे हैं कि ये जो वाइस चांसलर्स की अपॉइंटमेंट है, मोर देन हाफ ऑफ देम उनकी अपॉइंटमेंट होती ही नहीं, वो इंटरिम पे चल रहे होते हैं, क्योंकि इंटरिम जो है वो बात सुन रहा होता है कि बिकॉज इंटरिम को पता होता है कि मेरी तो पोस्टिंग पता नहीं होगी कि नहीं होगी, तो वो जो सिफारिश आती है वो उसको करने को तैयार है। एज द चेयरमैन HEC आई वुड नॉट लिसन टू एनीबडी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक लीगल रिक्वायरमेंट है, तो और मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि मेरे 4 साल हैं, 4 साल में मुझे जो कुछ करना है मैं करके जाऊंगा। इसके लिए उन्होंने ये अमेंडमेंट के थ्रू उसकी जो बुनियादी स्ट्रेंथ थी उस इंस्टीट्यूशन की उसको ख़त्म कर दिया। एंड नाउ दीज पीपल बेसिकली वांट टू कंसोलिडेट इट एंड डूइंग दिस। दिस इज़ नॉट द वे टू गो. The way to go is to strengthen the autonomy of universities,
निकाल दें जो भी सारे गवर्नमेंट के लोग हैं उसमें, वी डोंट नीड देम, दे डोंट अंडरस्टैंड एंड दे कम, एंड एज आई सेड हमारे HEC में जो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, आप रिकॉर्ड देख लें उनके मिनट्स का, never said anything of significance. And never once did they say that our government has this position. Right? Right? Yeah, come on. How can you represent a government if you cannot take a position on behalf of the government? You know? So, we need to go in the direction, universities autonomous हो जाएं. The only way to do it is कि आप HEC के systems को transparent करें, equitable करें and all that, ताकि HEC का जो एक वो हैवी हैंड था वो भी ख़त्म हो जाए. लेकिन गवर्नमेंट की डे टू डे इंटरफेरेंस है, दिस इज़ द डेथ नेल फॉर द यूनिवर्सिटीज एंड वी हैव टू स्टॉप इट. ये जो इन्होंने ये भी कहा है यूनिवर्सिटी से कि अपने जितने पैसे हैं वो डिपॉजिट करें स्टेट बैंक के अंदर. देखें ना, वो तो ये IMF की रिक्वायरमेंट है. अच्छा. But that has nothing to do with the universities or with HEC. Universities and HECs are autonomous institutions. We are not funded by the government. The government gives us a grant in aid. आप ऐसा ही है कि जी आप एक SDPI है, गवर्नमेंट उसको ग्रांट इन एड देती है. ग्रांट इन एड का ये मतलब नहीं है कि आप अब आके हो गए कि जी अब आप गवर्नमेंट के कंसोलिडेट फंड में पैसे जमा करें. These are autonomous institutions under their own charter, and the government only gives them a grant in aid based on its considerations. हम उसको influence ही नहीं कर सकते. They should let them function as autonomous institutions. How are you treating them as a department of the government? तो IMF ने कहा कि जी आप सारे जो आपके गवर्नमेंट के बिखरे हुए अकाउंट्स हैं उनको इकट्ठा करें. ठीक, whether that is justified or not, or good or bad, I will not comment on it. But it does not apply to these autonomous institutions. It's a complete misunderstanding of the nature of these institutions and of the nature of that requirement. Complete misunderstanding. तो ये आपको समझ आना क्या हुआ? IMF ने कहा कि जी सारे गवर्नमेंट के हुए सबके सब एक जगह पे अकाउंट्स होंगे और इकट्ठे होंगे ताकि वो उसकी जो डाइवर्सिटी खत्म. अरे भाई, इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप वो ब्लैक होल को कहेंगे जी हमने एक दफ़ा आपको 5 रुपए दिए थे, अब आप इसमें नेशनल बैंक में सारे पैसे, स्टेट बैंक में सारे पैसे रखें और आपके अपने जो फंड्स हैं वो भी इसमें रखें. दिस इज नॉनसेंस. दिस इज नॉट द वे थिंग्स शुड हैपन. तो अब सवाल ले ले ऑडियंस से. आप इस पर अगले एक हफ्ते तक बहस करते रहें कि HEC को ऑटोनोमस होना चाहिए कि यूनिवर्सिटियों को. आपने कहा कि यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स को बहुत जल्द फारिग कर दिया जाता है, 2-3 साल उनकी मियाद है. उसके बाद हम तो शुक्र करते हैं कि 3 साल के बाद कम वक्त गए. मैंने 40 साल में कायद आज़म यूनिवर्सिटी में भी एक काबिल एहतराम वाइस चांसलर नहीं देखा. आप अगर यूनिवर्सिटियों के ऊपर छोड़ते हैं तो यूनिवर्सिटियां तालीम का बेड़ा गर्क करती हैं. अगर आप HEC के ऊपर छोड़ते हैं तो HEC एक थानेदार बनता है और वैसे ही करप्ट थानेदार जैसा कि हमारे आम थानेदार होते हैं. इशू इज नॉट ऑफ ऑटोनॉमी. तारिक, जो आपने अपने उधर 3-4 साल गुजारे, माफ़ी के साथ मैंने कोई बेहतरी नहीं देखी यूनिवर्सिटियों में. गो कि आपकी नीयत बड़ी अच्छी थी और आपकी बहुत सी बातों से मैं इत्तफाक करता हूं, लेकिन रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ा. वो इसलिए कि जब आप के प्रोफेसर ऐसे होंगे, जब खुल्लम खुला करप्शन होगी और जब करप्शन मंजर आम पे आती है और उस पर कुछ भी नहीं किया जाता. तो चलिए, अताउर रहमान की बात हो रही है क्योंकि 2002 से वो चेयरमैन रहे, ही वाज द फाउंडर ऑफ HEC, और 2003 के बाद से मेरा उनके साथ पब्लिक झगड़ा रहा है. आपको पता है क्यों रहा है, लेकिन मैं फिर भी दोहराना चाहता हूं कि जो पैसों का ढेर आया था उसको बुरी तरह से मिसयूज किया गया. उससे ऐसे रुझानात पैदा किए गए जिसकी वजह से आज पूरा पाकिस्तान का एकेडमिया करप्ट हो गया है और इर्रिवर्सिबली करप्ट हो गया है. यहां तक कि आप देख सकते हैं कि प्रोफेसरान अब इतना ज्यादा पब्लिश करने लगे हैं कि खुद वो अपने पेपर्स
पढ़ भी नहीं सकते, उनकी तादाद इतनी ज्यादा है। अताउर रहमान जो हर 2 हफ्ते बाद एक किताब छापता है और जिसके हजारों पेपर हैं, उसने एक भी दवा नहीं तैयार की, गो के जैसा कि आपने कहा 40 अरब रुपए उसको दिए गए थे। अब मैं उसको मुंह पर कहता हूं कि तुम चोर हो, और वो इससे इनकार भी नहीं करता। वी हैड अ पब्लिक open conversation when I said you have stolen public money, और उसके बाद ये भी पता चला कि he has actually bought public, he has bought plots, he has bought property, और उसकी पूरी दस्तावेजात भी मौजूद हैं। ये सब कुछ मंजर आम पे है, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं किया, जो इस बात की दलील है कि आप स्ट्रक्चर्स बदल दें। दिन चूंकि जो अहम लोग हायर एजुकेशन में इस वक्त मौजूद हैं, वो है इकबाल चौधरी है, तसव्वुर हयात है, देर ऑल फ्रॉड्स। मैं उनको मुंह पे कहता हूं कि आप फ्रॉड हैं, और वो इस बात से इनकार भी नहीं कर सकते, बिकॉज दे डोंट नो देयर सब्जेक्ट्स। दे पब्लिश इन जंक जर्नल्स, दे पब्लिश from publishing houses which are their own, जैसा कि बेंथम बुक्स है। तो जब इस कदर ज्यादा करप्शन हो जाए तो दिस बिकम्स इररिलेवेंट कि किसको ऑटोनॉमी दी जाए। अब आप देख लीजिए कायदे आजम यूनिवर्सिटी में, वुड यू वांट दिस प्रेजेंट, वुड यू वांट द प्रीवियस वाइस चांसलर मोहम्मद अली शाह टू स्टे ऑन? No. But he No. might just come back. No, but he might come back. So, what did he do? He allowed the university to be broken into, बीच में से सड़क गुजारी। I don't want that man back. The man is corrupt. There is open, clear corruption, और कोई भी पूछने वाला नहीं है। तो ऐसी सूरत में चलिए ऑटोनॉमी हो ना हो, who cares, frankly। एक आखिरी बात, पाकिस्तान में हायर एजुकेशन में सुधार उस वक्त आएगा जब हम अपने आप को बाहर की दुनिया के साथ लिंक करेंगे, और जब हमारा पैमाना वही होगा जो बाहर की दुनिया में है, और जिसमें सबसे बड़ी बात यह कि पहले एक प्रोफेसर अपने सब्जेक्ट्स के बेसिक्स को जाने, ये नहीं कि पब्लिश करे। पब्लिश तो आजकल हर एक कर सकता है और ढेरों ढेर कर सकता है। आजकल एक पीएचडी का स्टूडेंट जो है 20-20 पब्लिकेशंस कर लेता है। दैट्स कंप्लीट नॉनसेंस। अब जो पैमाना हमें इस्तेमाल करना है सो बाहर की दुनिया का है, और वो हम खुद नहीं कर सकते। अब अगर कहीं कहीं कुछ बेहतर इंस्टीट्यूशंस हैं, चलिए जैसा कि लम्स है, जैसा कि हबीब है, इट्स बिकॉज दोज पीपल कंपेयर themselves with people outside and use exactly the same criteria। बाकी ये ठीक है, इस पर हम करते रहेंगे बहस। I don't know, Tariq, why do you think it even matters anymore? I'll tell you why. देखें, I mean, when I became chairman HEC, and I'd been reading your papers, but not only this, I've been observing what was going on. None of this was hidden to me. And I knew कि इसमें process बहुत, the rot is very deep, including the fact that all, a large number of people appointed at senior positions, not all, but a large number of them, are incompetent, in many cases corrupt, and in many cases are there because of this mafia that one person had started. ये सब मुझे इल्म था। The question I set for myself is, number one, कि आप target क्या है? Number two, how do you make a start? Now, as far as the target is concerned, let me also explain my motivation. देखें, my view, and I think your view deep down, and Aisha's view, Nayar's view, are very similar. हमारा perspective ये है कि there is a kind of a cultural rot. That means the educational institutions are now occupied not by people who belong to the academic culture,
but people who belong either to a Bazari culture or a bureaucratic culture or, something else. It's basically, there are different types of corruption. And the question to ask is कि हम इसको कैसे transform करेंगे? My approach in all of this was कि I would always look for people who are like us. जिनकी जैसे I reached out to Faiz, I reached out to Aisha, you and I, of course, we have known each other for a long time and we work, but I have also found a lot of other people that say कि इनको कैसे हम वो कर सकते हैं, strengthen कर सकते हैं. So I also think there is a kind of a cultural transformation underway, and one of the things that we did, and I did in the 4 years that I was there, was try to present an alternative view of an academic culture. इस वक्त आपका जो academic culture है, if you look at a lot of the top people, they all are of the same type. And they are all of them who believe कि ये झूठे journals में पर्चे शाया करना अच्छी बात है. Plagiarism, if you can get away with it, is a good thing. Making money is a good thing. अपना प्रेस बनाना, अपने लोगों को इधर उधर करना ताकि वो आपको प्रोटेक्ट करें, is a good thing. That is the way they behave. Our goal was कि जी आप इस चीज़ को transform करें. And one of the ways to do it is to strengthen the people who are going to exhibit the academic culture. And the other one was कि जो भी systems हैं उनको आप आस्ता आस्ता ठीक करना शुरू करें. हमारा recruitment system is completely rotten. उसको मैंने वो करना शुरू किया. Journals का system is completely rotten. उसको मैंने transformation शुरू की. जो funding था system था, it's completely rotten. It was just based on who you get along with, etc. उसको मैंने change करना शुरू किया. Now this is a process which goes on. I actually do think कि if we are successful, the end result will be an autonomous university. If the university is not autonomous, जैसे आपने जिक्र किया आगा खान का या लम्स का या हबीब का, if the university is not autonomous, it will never, if it is dependent upon the government, it will never amount to anything. तो अगर हम इस डायरेक्शन में ले जाना चाहें, that is my first goal. So मेरे लिए ये था कि जी how to use HEC as a way of bringing about this transformation. Goal number 1 कि हम policies को transparent करें ताकि policies के through हम आपके ad hoc interference ना करें universities को रोल में. It's your responsibility, आप करें, हम interfere नहीं करेंगे, लेकिन हम standards बनाएंगे और हम students को भी बताएंगे, professors को भी बताएंगे ताकि लोग उसकी तरफ आना शुरू हो जाए. सारा ये जो research में पैसे लगा रहे थे, all of this was a wastage. इसको हम ट्रांसफॉर्म करें ताकि it ceases to be wasted. देखें ना, मैंने आपके इस प्रोग्राम में एक दफ़ा बताया था, पिछले 20 साल में 70 अरब रुपए हमने ये यूनिवर्सिटीज़ को रिसर्च के लिए दिए, 70 बिलियन रुपीस. और जब मैंने यूनिवर्सिटी से पूछा कि हैव यू प्रोड्यूस्ड एनीथिंग वर्थवाइल जिसके ऊपर आप अपने आप को प्राउडली प्रेजेंट कर सकते हैं, तो मुझे आज तक उसका कोई जवाब नहीं आया. सो आई सेड कि नहीं, वी हैव टू ट्रांसफॉर्म आवर सिस्टम ऑफ रिसर्च फंडिंग ताकि लोग बजाय इसके कि ये झूठे मूठे पेपर्स करना शुरू हैं, दे एक्चुअली बिगिन टू थिंक अबाउट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम. व्हाट आई आल्सो फाउंड इज कि वो सारा रिसर्च फंडिंग का सिस्टम जो था उसमें हम यही इधर उधर से लोग ले लेते थे ताकि हम अपने लोगों को सपोर्ट कर सकें और वो so उस सारे को चेंज करना. So we started that process. Now that process was not acceptable to people, and that process was not going to produce results in one day. So, but that is the only way in my judgment to go. We are here to transform the academic culture, and this transformation requires supporting the people who belong to the academic culture. Showing people कि if you are part of the academic culture तो हम आपको support करेंगे
اور آپ کامیاب ہو جائیں گے, اور آپ کو یہ چوروں کے ساتھ نہیں ملنا چاہیے, آپ ویسے بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. That is the direction we want. I also wanted to give an example کہ بھائی اس طرح سے آپ ادارے رد کر سکتے ہیں. Right? Now, as far as I am concerned, it's not a process that will happen in one day, but that is the only way in which you can bring about the transformation. So, to say کہ جی آپ نے 3 سال میں result produce نہیں کیا, I am absolutely accept your criticism. But that is not what I was about. What I was about is to start a process which then the younger people will take into their own hands, say کہ اچھا ہم خود اس کو ٹرانسفارم کریں. ایک چیز تھوڑی سی اس کے بارے میں میں ایک صرف چھوٹی سی بات ایڈ کر دوں اچھا, لیکن اس میں یہ ہے کہ آئی ایگری ود, مطلب جو جس پوزیشن پہ جس انسٹیٹیوشن میں بیٹھا ہوا اس نے ظاہر ہے اپنے وانٹیج پوائنٹ سے جو وہ کام ٹھیک کر سکتے ہیں ٹو میک تھنگس رائٹ وہ کرنا ہے. میرے خیال میں ایک جو بہت بڑی چیز ابھی بھی اس پوری کانورسیشن میں کہیں نظر نہیں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ریسرچ کرنی ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, ٹھیک کرنی ہے, اس کو فنڈ کیسے کرنا ہے. میرے لیے وہ پھر بھی سیکنڈری ہیں ان دا سینس کہ ابھی تک ہم نے اسٹوڈنٹ کی بات نہیں کہ جو اسٹوڈنٹ 4 سال کی ڈگری اپنا, اور اب تو تھوڑا سا یہ بھی ہو گیا کہ بے شک ابھی تک 6-7% آف آر پاپولیشن گوز ٹو ہائر ایجوکیشن, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ اتنا تھوڑا سا ڈائیورسیفائی ہو گئی ہے ہماری ایکسیس کہ اس وقت اب اس طرح کے لوگ بھی, لیٹ می جسٹ فنش مائی تھاٹ, کہ جو لوگ آ رہے ہیں وہ بڑے ڈائیورس بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں. تو وہ جو ایک زمانے میں ہماری تھوڑی بہت ایلیٹسٹ ایک وہ سینس ہوتی تھی کہ شاید صرف ہم نے لائف آف یور مائنڈ کے لیے اور ان چیزوں کے لیے ایجوکیشن, وہ ہمیں پتہ ہے کہ لانگ آن ہے وہ والا کانسیپٹ, کیونکہ بہت سارے اب ایسے بچے بھی آ رہے ہیں, بہت ساری ایسی فیملیز انویسٹ کر رہی ہیں اپنی پاکٹ سے بھی کافی حد تک, ڈسپائٹ پبلک سیکٹر بینگ ہائیلی سبسیڈائزڈ, کہ وہ یہ جو ٹائم اور اپرچونیٹی کاسٹ ہے وہ بڑی مہنگی پڑتی ہے لوگوں کے لیے. تو واٹ از اٹ دیٹ دا کسٹمر, دیٹ دا اسٹوڈنٹ اینڈ دا پیرنٹ از گیٹنگ آؤٹ آف اٹ. میرے خیال میں جو سب سے بڑا کام ہے, اور شاید HEC کا میرے خیال میں, اینڈ وی کین آل, کہ HEC کا کام ایز اے ریگولیٹر یا ایز اے اسٹینڈرڈ سیٹنگ باڈی یہ انشور کرنا سب سے پہلے ہونا چاہیے کہ وہ کیا کون سے اسٹیپس ہیں تھوڑے سے جو میں لے سکوں جو کہ یہ انشور مگر کرے. یہ کام HEC کر ہی نہیں سکتا. اچھا میں ایک ایگزامپل آپ کو دے رہی ہوں, ایک چھوٹی سی چیز, ایک چھوٹی سی ایگزامپل, میری بھی بہت چھوٹی سی بات ہے, اس کے بعد میں چپ ہو جاؤں گا. ڈیٹا اوپن کرنا اور والنٹری بیسس کے اوپر یہ اور ملکوں نے کیا ہوا ہے, جیسے US نے یہ کیا تھا, اوباما نے کالج اسکور کارڈ شروع کیا تھا. میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دے رہی ہوں, وہ یہ ہے جسٹ میک ڈیٹا یور فنڈنگ یونیورسٹیز, وہ آپ کے فنڈز پہ چل رہے ہیں. ہاؤ کین دے ناٹ گیو یو ڈیٹا کہ ان کے پاس سے کچھ بھی نہ دیں. آج آپ کے پاس سے ایک بچہ گریجویٹ کیا ہے, کیا گریجویشن ریٹ ہے, 6 مہینے بعد یہ دنیا کی بڑے بڑے اچھے ایجوکیشن سسٹمز یہ ڈیٹا اپنی پبلک ویب سائٹس پہ رکھتے ہیں. ہم آپ کو 6 مہینے, 1 سال, یہی تو یہ امپلائر سے بھی آنا ہے, یہ امپلائر سے بھی آنا ہے, یہ اسٹوڈنٹ سے بھی آنا ہے. عائشہ, ڈیٹا از the thing that generates all this nonsense. نہیں ڈیپینڈ, نہیں I don't agree with that. آپ میری بات تو سنیں نا, پلیز ڈو لسن, اوکے. ایک ہی یونیورسٹی تھی پاکستان میں جہاں فزکس ٹھیک پڑھائی جاتی تھی, اور وہ قائد اعظم یونیورسٹی تھی, اور وہ یونیورسٹی اس وقت تھی 1967 سے لے کر mid 1970. ایک ہی ڈپارٹمنٹ تھا پوری یونیورسٹی میں جس کا کلچر مختلف تھا, اور یہ اس لیے نہیں کہ فائنینشیل آٹونومی تھی, یہ اس لیے نہیں کہ وہاں سے ڈیٹا ہم دیتے تھے. ڈیٹا از irrelevant nonsense in this case. The difference was because they were people who were real academics. طارق نے کہا کہ a university is a self-governing body of scholars and that's the only way it can be. کوئی باہر کا ادارہ آتا ہے, HEC آتا ہے, Ministry of Education, جو بھی, that makes not the slightest difference. بات یہ ہے کہ جب تک لوگوں کے اندر تڑپ نہ ہو جاننے کی, جب تک وہ جینیون اسکالرز نہ ہو, آپ لاکھ اسٹرکچرز کھڑے کر دیں, آپ آٹونومی دیں نہ دیں, دوز آر آل irrelevancies. میں صرف یہی بس, اب اس کے بعد میں بالکل چپ ہو جاؤں گا, کہ جب تک آپ باہر کی دنیا کے ساتھ اپنے آپ کو نہیں جوڑیں گے, اس پیمانے پر اپنے آپ کو لانے کی کوشش نہیں کریں گے, اس کے حساب سے اپنے آپ کو جج نہیں کریں گے, all this stuff makes no sense to me.
बस अब मैं चुप हूँ। ये आपको दीजिए वहाँ पे। अच्छा, मैं सिर्फ आखिरी अपनी, क्योंकि हाँ, मुझे बात खत्म करने की इजाजत नहीं मिली थी, अब मैं Quickly, हैं? देखिए आई मीन वो उससे कोई इख्तलाफ कर ही नहीं रहा। वो जो आप कह रहे हैं ना कि एक ऑर्गेनिक और एक ऐसी चेंज जो लॉन्ग लास्टिंग है, और हमें पता है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ बड़े अच्छे परफॉर्म करती रही हैं, बड़े अच्छे लोग, हम लोग भी अंडर ग्रेड करके इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ से निकले हैं, तो ऐसा नहीं है कि सारे लोग कहीं बाहर से पढ़कर आए हैं। I don't think that's the point, मतलब वो that goes without saying. I agree with that completely. Prerequisite है। मेरा अपना ये ख्याल है कि जिन दूसरे मुल्कों की हम बात कर रहे हैं, जिनके साथ हम अपने आप को कहते हैं कि इनसे हमने मुकाबला करना है, एंड वी हैव टू मेक श्योर कि हम अपनी रिसर्च में अपने स्टूडेंट को जिस तरह को प्रोड्यूस कर रहे हैं वो इक्विवेलेंट हो उससे, वो सिस्टम्स भी डेटा कलेक्ट करते हैं और वो सिस्टम्स भी डेटा को वो इन्फॉर्म करते हैं अपने क्लाइंट को। मेरी सिर्फ बात सुन लें, ये सिर्फ वही काम है, सिर्फ आप मेक श्योर कर रहे हैं कि दोनों तरफ से हो। सो द पर्सन हु इज इन्वेस्टिंग टाइम एंड मनी, उसके पास इंफॉर्मेशन तो हो कि मैं अब जाके स्टूडेंट से बात करती हूँ, और मैं बेतहाश, क्योंकि यूनिवर्सिटियों के साथ काम करती हूँ, आप जिस स्टूडेंट से चले जाएं, ये हाल है इस वक्त आपका स्टूडेंट बॉडी का और उनके पेरेंट्स का, जो कि एडमिशन के डिसीजन मेकिंग करते हैं कि वो एक डिग्री प्रोग्राम के लिए हिस्सा लेने जाते हैं। दे हैव नो क्लू कि मैं अपने बच्चे को इस डिग्री प्रोग्राम में क्यों दाखिल करवा रहा हूँ। दे हैव नो इन्फॉर्मेशन। रेगुलेटर का काम होता है पूरी दुनिया में ये इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री ख़त्म करना, टू इन्फॉर्म योर कस्टमर कि भाई डिसीजन आखिर में वही करो जो तुमने करना है, भेजना है अपने बच्चे को इस प्रोग्राम में, इस यूनिवर्सिटी में, तुम भेज लो, लेकिन ये इसकी ये इन्फॉर्मेशन है जो तुम्हारे पास होनी ज़रूरी है बिफोर यू मेक दैट डिसीजन। और ये सिर्फ आपको यूनिवर्सिटी सेल्फ रिपोर्ट नहीं करती है, ये डेटा वैलिडेट करने का। और जब मैं कहती हूँ डेटा, तो उसका मतलब इट्स नॉट एज सिंपल एज कि यूनिवर्सिटी से कह दें तो तुम अपनी फिगर्स बता दो। आई नो दैट्स नॉट वैलिड। उसके लिए आपके पास इंडस्ट्री से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती है, उससे आपके पास जो बाकी आपके ग्रेजुएट करके स्टूडेंट्स निकल, बहुत सारे तरीके हैं ट्रेसिंग एंड ट्रैकिंग के। सो अगर यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो ये इन्फॉर्मेशन अगर यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो ये इन्फॉर्मेशन अपनी वेबसाइट पे डाल रही है, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो का हमें स्टैंडर्ड पता है, अगर यूएस की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ ये इन्फॉर्मेशन अपनी वेबसाइट्स पे डाल रही हैं, देयर इज़ अ रीज़न फॉर दैट। एकेडमिक कल्चर उनके पास भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये एक ही प्रॉब्लम को दो मुख्तलिफ सिरों से वो करने का तरीका है। जी, मैं खैर सवाल और ले लें क्योंकि 2-3 सवाल हैं। और लोगों ने मैच भी देखने जाना। कौन सा आज तो 12 बजे है। 12 बजे? अच्छा, मेरा ख्याल था 8 बजे। 8 बजे है। 8 बजे। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। विद ड्यू अपॉलजी सर, हुद साहब, ऑटोनॉमी डॉक्टर हुड भाई जी, ऑटोनॉमी हमारे यहाँ तमाम इदारों में बदकिस्मती से एक ताकत का ज़रिया इसको समझा जाता है, इसको कंसेप्चुलाइज ऐसे किया जाता है कि बस ताकत मिले और उससे फिर वो हर तरह के माफियाज प्रोड्यूस होते हैं। और हमारी फील्ड में, एकेडेमिया में भी, जिनकी तरफ सर आपने भी इशारा किया हुआ है, प्रोफेसर माफियाज का, वो भी प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन ऑटोनॉमी विद ओनरशिप, विद रिस्पॉन्सिबिलिटी और तड़प जिसकी आपने बात की है, जब वो होती है तो फिर करप्शन और इस तरह की चीज़ें भी सारी कंट्रोल हो सकती हैं। बदकिस्मती से ये जो ऑटोनॉमी जितनी थी पहले भी, उसके नतीजे में जो प्रोफेसर्स मिड करियर एकेडमिशियन और असिस्टेंट प्रोफेसर जो बन गए, प्रोड्यूस हो गए, जो हमारे ऊपर आ गए, वो एक ऐसा स्ट्रॉन्ग माफिया है कि वो ये चाहते हैं कि मेरे जैसे, हम जैसे लोग जो है वो उनके कदमों में बैठे रहें और जो वो कहें वो करें। तो सर आपके दौर में भी ऐसी चीज़ें आती रही, ऐसी पॉलिसीज़ आती रही कि जहाँ पे हम जैसे लोगों की आवाज़ नहीं सुनी गई, अगरचे हम उस पर अपनी बात करते रहे, सोशल मीडिया पे, अपनी डिपार्टमेंटल फोरम्स, जो मीटिंग्स वगैरह वहाँ पे भी करते रहे, जिसमें एक PhD की पॉलिसी आपके टाइम में आई थी। तो वो बिल्कुल भी उसमें फ़र्क नहीं था पहले वाली जो 15 साल पहले। पढ़ी नहीं? सर मैंने पढ़ी है। सर मैंने पढ़ी, मैं बताता हूँ सर। मैं बहुत अलग एक सेशन रखे सर, बहुत माजिद के साथ मैंने सर पढ़ी है। मैं उसको देख रहा हूँ, मैं अपने डिपार्टमेंट में PhD प्रोग्राम का एक इंचार्ज हूँ, तो मैंने उसको पढ़ी है, उस पर डिस्कशन हुई है, उस पर बहस भी हुई है। तो उस पॉलिसी के ज़रिए से PhD करना इतना आसान हो गया है, अगर वो इम्प्लीमेंट होती है। इतना आसान पहले नहीं था, और मतलब आपने शायद ये सोचा कि चलो पहले वालों ने कर ली, जो रह गए वो भी अब कर लें, उससे की इम्प्रेशन आ रहा है। फिर इस तरह की और पॉलिसीज, क्या उसमें क्या बात है जो आप कह रहे हैं? सर उसमें जो गेट कीपिंग है,
جو کچھ ایسے کوئی گیٹ کیپنگ کو ہم نے ٹچ نہیں کیا. سر گیٹ کیپنگ کم ہو گئی ہے, اس میں کم ہو گئی ہے کیسے سر. کم ہوئی؟ سر آپ اس طرح کریں, ایک سیشن رکھیں, آپ کے ٹائم پہ جو کیسے کم پالیسیز ہوئی؟ آئی ہیں ہم وہ ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیتے ہیں. کیسے کم ہوئی؟ سر آپ ایک مثال دے دیں نا. سر اس میں دیکھیں کہ جو آپ کے نمبر آف ایگزامنرز ہیں جو فورن ایویلویٹرز ہیں وہ کم ہو گئے ہیں. اف یو پبلش ان این ایکس کیٹیگری جرنل جو کہ ڈھیر سارے ہزاروں کی تعداد میں پریڈیٹری ایکس کیٹیگری جرنلز ہیں, آج میں پبلش کرتا ہوں, مجھے ایگزامنر کی ضرورت ہی نہیں ہے. مجھے ایگزامنر سے بڑا اچھا فیڈ بیک آیا تھا جب میں نے میرا تھیسس ایویلویشن کے لیے گیا تھا. لیٹ می جسٹ ایکسپلین سم تھنگ. دیکھیں مائی فلاسفی, جی ہاں, مائی فلاسفی از کہ اٹ از دا ریسپانسبلٹی آف دا یونیورسٹی ٹو گارنٹی, ٹھیک ہے, what the HEC PhD policy was trying to do was simply to place the responsibility in the university, right? اس میں ہم نے یہ نہیں کہا کہ آپ اس کو لیں گے, اس میں ہم نے صرف یہ کہا کہ جی آپ کی ذمہ داری جو ہیں وہ آپ پراپرلی ڈسچارج کریں. اچھا, اس پہ جو آپ کا آبجیکشن, اس میں یار یہ ہوتا تھا کہ جی آپ فورن ایگزامنرز دے دیں, فورن ایویلویٹرز. وٹ وی ہیڈ فاؤنڈ واز کہ سب نے اپنے فیوریٹ فورن ایویلویٹرز رکھے ہوئے تھے اور ایوری تھنگ واز گوئنگ تھرو. سو وٹ وی سیڈ از کہ آپ ذمہ داری آپ کی ہے, گیٹ ایکسٹرنل ایگزامنرز آف گڈ ریپیوٹ, and we don't care whether they are foreigners or not foreigners, but you get them of good repute, but it is your responsibility. Acha, second thing is کہ PhD is a different educational system in which you have to actually take people to beyond the frontiers of knowledge. وہ آپ کر ہی نہیں رہے, mentorship آپ کر نہیں رہے, supervisors are not investing time in the things, and you are not selecting your colleagues. Right? PhD is you're selecting your colleagues. تو اس لحاظ سے ہم نے کیا, we did not prescribe you anything which was کہ جی آپ اس کے یہ اسٹینڈرڈ لوور کر دیں, آسان کر دیں. اگر آپ نے ڈگری دینی ہے تو آپ اس کو بہتر طریقے سے ڈگری دیں. دیٹس دی اونلی پرپز آف دس. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ جا کے اس کو پڑھیں, بٹ وی آر ایکچولی گوئنگ بیونڈ. ہاں, بیونڈ دیٹ. سر ایک پوائنٹ اور اگر آپ نے, میری عرض یہ ہے کہ اگر آپ جو ایشو اس وقت ہمارے سامنے ہے اس کے اوپر ذرا اگر بات کریں تو جی, میں اسی کے ساتھ یہ کہ اٹانومی جو ہے وہ بدقسمتی سے میں نے کہا نا کہ وہ ایک طاقت کا منبع اس کو ہمیشہ سمجھا گیا اور اس کو پھر بہت مینوپولیٹ کیا گیا, مس یوز کیا گیا, ایکسپلائٹ کیا گیا, اور بہت سارے کام کرنے والے لوگ, محنت کرنے والے لوگ جن میں تڑف ہے, جو جس کی طرف اشارہ کیا, وہ بیچارے سپریس ہو گئے اور مارجنلائز ہو گئے. This is very true. دیکھیے You have a corrupt system. TTS 2002 میں عطاء الرحمان صاحب لے کر آئے, ورلڈ بینک کی فنڈنگ آئی, انہوں نے کہا جی آپ جو ہے نا وہ ایک جو اس وقت گلوبل اکنامک تھا اس کے انڈر یہ آ گیا. اور جو TTS جو ہے جی US اوکے, TTS جو ہے ٹینیور ٹریک سسٹم, آئی کال اٹ ٹینیور ٹریپ سسٹم. یہ ایک ایسا سسٹم ہے, اس پہ مطلب کچھ نہیں ہوا, لوگ پریڈیٹری جرنلز میں پبلش کر کے پروفیسرز بن گئے, ٹینیورڈ پروفیسر بن گئے, اب ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ٹینیورڈ ایسوسیٹ ہوئے, ٹینیورڈ پروفیسرز بن گئے, اور ایسے پیپرز ہیں, ایسی پبلیکیشنز ہیں جو انہوں نے کبھی کسی سے شیئر ہی نہیں کی کیونکہ وہ شیئر ہو ہی نہیں سکتی, اور وہ اب بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں, ان کے اوپر آ کے بیٹھ گئے. دیکھیں پروفیسر, ایشو یہ ہے, دیکھیں میں صرف ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیں جب میں نے سلیکشن کا پروسیس شروع کیا, یہ ہمارے ساتھ کالیگز بیٹھے ہیں, وہی یہ نمبرز لوگ لے آتے تھے. میرا وہ یہ ہوتا تھا کہ میں چاہتا تھا کہ ان کے کو مضمون بلائے جائیں تاکہ ہم وہ پڑھ لیں. Now the question is, if you're going to actually evaluate people on substance, then you get beyond all of these things. آپ وہ نہیں کر رہے, آپ بھی انہی کو ریوارڈ کر رہے ہیں جو کہ وہ, اور it is because of the mafias and so forth. Now the thing was کہ we understand that these are problems. The issue really is کہ ان problems میں ہم کس طرف سے وہ کریں, right? یعنی یہ ایسا ہی ہے کہ to take something from sort of Faiz Amir's field, کہ جب آپ ایک ملٹری اسٹریٹجی میں دیکھتے ہیں تو آپ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی پرابلمس تو ہر طرف سے ہیں, ہم اس کو کیسے انٹر کریں, کس پوائنٹ سے انٹر کریں. عائشہ تھنکس کہ جی آپ ڈیٹا بنا دیں تو ٹھیک ہو جائے گا, ٹھیک,
Parvez thinks कि if we can get some good people in and throw the bad people out, ये ठीक हो जाए. My own view is that this is going to be a step-by-step approach, and what I need to do is to find some strategic points which start us moving in the right direction, right? I don't try to solve a problem overnight. I actually try to start a process which actually takes you in the right direction. PhD policy, undergraduate policy, journals policy, वो जो दूसरी हमने बनाई थी, ये अपना HEC का अपना structure, recruitment policies, all of these were to empower people and begin the process in the right direction. There is no power on earth which will transform it overnight. The only way to transform it is to start a process which takes us in the right direction. ठीक है? वो जो एक मिलिट्री उसमें कहते हैं कि देखें जब आप एक सीज करते हैं तो you don't try कि जी आपने वो पूरा किले को एकदम फतह कर लिया. You try to find weak points. ठीक है? और ज़रूरी नहीं है कि एक ही वीक पॉइंट, उनको एक वीक पॉइंट लगता है, वो कहते हैं इधर से जाएं तो आप सक्सीड कर जाएंगे. मुझे दूसरा वीक पॉइंट लगता है, मैंने उस तरफ से शुरू किया, मैंने कहा इसको पॉलिसी को ठीक कर. चले दो और सवाल ले लेते हैं. 2 सवाल हमारे पास 20 अभी नहीं. एक मिनट मेरे ख्याल में आयशा, ये एक म्यूचुअली मिनट एक्सक्लूसिव नहीं है. नहीं मैं सिर्फ ये सवाल कनेक्ट ले करना चाह रही हूँ कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है. सवाल ले लेते हैं हम अभी. 2 सवाल अभी इस वक्त हैं. मेरे ख्याल है हम जिस दौर में हम रह रहे हैं, दुनिया बहुत सारे एक्सपीरियंसेस कर चुकी है और हम उनसे गाइडेंस ले सकते हैं. क्या कोई डेवलप कंट्री या डेवलपिंग कंट्री ऐसा भी है जहां यूनिवर्सिटीज़ गवर्नमेंट के कंट्रोल में या ब्यूरोक्रेसी के कंट्रोल में चलाई जाती हों? नो, मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा कंट्री हो. तो बेसिकली इश्यू सिर्फ एक ही है और वो हम सबको पता है कि यहाँ जो पैसा इन्वॉल्व है वो चाहे वो ब्यूरोक्रेट हों, पॉलिटिशियन हों, वो उनके दिल को लुभाता है और वो इसकी ऑटोनॉमी के पीछे इसलिए पड़ते हैं. और ये इनको भी पता है जो करना चाह रहे हैं. दुनिया में कहीं और ऐसा नहीं है तो यहाँ कैसे हो सकता है? आपके पास या सिर्फ कमेंट है? ये जी सर, कुछ सिर्फ कमेंट है या कोई सवाल भी है? ये कमेंट भी है और क्वेश्चन भी है कि कहीं दुनिया में ऐसा है कि यूनिवर्सिटीज ब्यूरोक्रेसी रन कर रही हो या गवर्नमेंट रन कर रही हो. और दूसरा सिर्फ एक चीज़, मैंने आपकी पॉलिसी सर पढ़ी थी जो आपने अंडर ग्रेड, एमफिल और पीएचडी के लिए, बहुत अच्छी पॉलिसीज़ थी. बल्कि मेरा दोस्त था जिसको अलॉट हुआ था मेरी यूनिवर्सिटी में, उसको समझना, उनको प्रोफेसर था, उनको समझ नहीं आ रही थी अंडर ग्रेड पॉलिसी. मुझे समझ आ रही थी इसलिए कि मैं एफसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा हूँ, वहाँ बैकलोरिएट सिस्टम है, मैंने वो देखा हुआ था और बहुत अच्छा था. और अगर फ्यूचर में हमने बेस बनानी थी एजुकेशन की, वही लागू करना पड़ेगा, तब ये यूनिवर्सिटीज़ में बेहतर हो सकता है. थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया. मैं जल्दी से अपना सवाल करूंगा. जैसे कहा भी गया यहाँ पे अर्लियर के इरिवर्सिबल डैमेजेस का यहाँ जिक्र हुआ कि इस वक्त हो चुके हैं. हमें याद है कि जब वो पॉलिसी रोल आउट हो रही थी, जो ओवरसीज़ हमने भेजने थे स्टूडेंट, और उस वक्त कहा जा रहा था हमारे प्रोफेसर की तरफ से, और वो यहाँ पे हैं भी, कि जो क्वालिटी स्टूडेंट्स होंगे वो वहीं रुक जाएंगे, उनको वहीं नौकरियाँ मिल जाएंगी, और जिनको नहीं मिलेंगी वो यहाँ आएंगे, और वो फिर इस सिस्टम को जब तक हम स्मूथ नहीं करेंगे तो नहीं बन सकते. अच्छा, अभी वो दे आर रनिंग द शो, वो इस स्टेज पे आ गए. सर सवाल ये कि टेंजिबल 3-4 चीज़ें आप लोग इतना एक्सपोजर है दुनिया का, आप टेंजिबल 3-4 चीज़ें इन द डायरेक्शन कि एक और सजेशन आई थी कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, उनका एक लाइव वेबिनार हो जब वो पीएचडी करें. उससे ना सिर्फ उनकी क्वालिटी का पता चलेगा बल्कि उनके जो सुपरवाइज़र हैं उनकी क्वालिटी के भी पता चलेगा. दैट इज़ वन ऑफ द थिंग विच आई सी एज अ टेंजिबल सोल्यूशन आगे बढ़ने का. और अगर 2-3 और आ जाए इस डायरेक्शन में तो दैट वुड बी हेल्पफुल. ये हमने कहा था कि पब्लिक डिफेंस होना चाहिए, लेकिन ये वेबिनार तो टाइप ऑफ पब्लिक डिफेंस. जी, उनका सवाल वहाँ. अच्छा, आपका सवाल. मेरा कमेंट है बस एक कि आपकी लड़ाई जो है वो इस निज़ाम के साथ है, और ये निज़ाम जो है वो तमाम नालायक लोगों को सपोर्ट करता है. आप जैसे लोग बाहर शायद ज़्यादा इस वजह से अच्छा परफॉर्म करते हैं कि वहाँ पर आपको ऐसा कोई मसला नहीं होता, आप सिर्फ अपना काम करते हैं और जो भी पॉलिसी बनाते हैं. तो उस निज़ाम को तब्दील करने के लिए जब आप जाते हैं, अगर आपको मैं कोर्ट में तारीख उलझते रहेंगे तो इनकी सलाहियत 10 या 20% रह जाएगी, क्योंकि ये हर वक्त उसी चीज़ के ऊपर सोचते रहेंगे और उन्हीं चीज़ों के साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे. तो इस निज़ाम की तब्दीली जो है वो
آپ جیسے لوگوں کا کام نہیں ہے. یہ کمبینیشن ہونا چاہیے. بیوروکریسی کو بھی جو ہے اس سے کام لیا جا سکتا ہے, لیکن اس کے بھی کچھ خاص طریقہ ہے پاکستان میں کام لینے کے. تو مینجمنٹ کی کچھ ایسا کنسورشیم بنانا چاہیے. سارے راستے گھنٹہ گھر چوک کو جا سکتے ہیں. جس طرح عائشہ نے بھی کہا, ٹھیک ہے, ان کا پوائنٹ آف ویو بھی ٹھیک ہے کہ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے, آپ کی بات بھی بجا ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو ایک ایسا جو ہے وہ مینجمنٹ کا سسٹم بنانا چاہیے کہ آپ اپنا کام کریں, اور جو لڑائی ہے جس سے آپ کی صلاحیت نیچے گرتی جا رہی ہے, وہ جس کا رائٹ جاب ہے وہ کام کرے. بس میرا اتنا ہی کامنٹ. نہیں مگر دیکھیں یہ پیچھے دے دیجیے پلیز. کوئی اس میں ایک یہ بھی ہے, دیکھیں یو ہیو ٹو ریکگنائز دیٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ویری ڈفرینٹ کلچرس. اور جب آپ ایک فیلڈ میں آتے ہیں تو آپ کو ایک وہ ہوتا ہے کہ اس فیلڈ کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں. وہ ایک ہنری رسوفسکی کی کتاب ہے یونیورسٹی, بڑی اچھی کتاب ہے, آپ ذرا پڑھیں اس کو. اس میں وہ کہتا ہے کہ جی اگر آپ نے فوج میں جانا ہے تو آپ کو یونیفارم پسند ہونا چاہیے, رینکس پسند, میڈلز پسند ہونے چاہیے, پیٹریوٹزم ہے, وہ ہے ذرا ایک سیکیورٹی کا. بیوروکریسی میں جائیں تو آپ کو یہ رینکس اور پیپر ورک اور یہ چیزیں پسند ہیں. اگر آپ بازاری کام کریں تو آپ کو پتہ ہے وہ آپ نے مینیپولیٹ کرنا ہوتا ہے, نیگوسیشنز کرنا ہوتا ہے. اینڈ basically academic culture is very different from all of them. It's the only simple way to present it is کہ if you like being a student for the rest of your life, then you should be in academia. اگر آپ کو شوق میڈلز کا ہے تو آپ وہاں جائیں. Now the thing is کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس وقت آپ کی تمام یونیورسٹیز because of the dead hand of the government are either composed of bureaucrats, clerks, or composed of crooks. ٹھیک ہے, یہ دو چیزیں آپ کے پاس آ گئی کیونکہ دونوں چیزیں آپ کو گورنمنٹ سے مل گئی. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس کو نہ صرف آٹونومی میں لے آئیں تاکہ ان سے بچائیں, بٹ آلسو کہ جو ہمارے ٹائپ کے لوگ ہیں وہ اس کو چلائیں. بجائے اس کے کہ جو چور ہیں یا وہ ہیں رینک کانشیس انڈیویجولز جو ایک خوشامد میں اور ان چیزوں میں بلیو کرتے ہیں, وہ لوگ اس کو چلائیں. اینڈ اٹس ناٹ ون ڈے تھنگ, اٹ از اے پروسیس ان وچ یو بگن ٹو موو ان دیٹ ڈائریکشن. سو اس میں یہ کہنا کہ جی آپ گورنمنٹ کو کسی طرح سے انوالو کریں, ایٹ دس مومنٹ دیٹ از ناٹ آور پرابلم. ایٹ دس مومنٹ دا پرابلم از ہاؤ ٹو کیپ آور ڈسٹینس فرام دا گورنمنٹ, رائٹ, بیکاز وہ گورنمنٹ کی اپنی ایک کنسیڈریشن جو کہ ہم امپورٹ کر چکے ہیں اور وہ ہمیں بہت نقصان پہنچا رہی ہے. اور کانسٹنٹلی یونیورسٹیز میں یہ ہو رہا ہے کہ وہی ٹرانسفارمیشن آ رہی ہے, اسی طرح لوگ بن رہے ہیں. Everybody is worried about catering to everybody else. جی آپ کا سوال. Achha, so I'm an overseas academic. I've been just quietly observing for many years what's going on in Pakistan, and I'm not a Pakistan, but obviously I have a big interest. So I think there are some things you can't affect. I try to worry about the things that I can affect. The one thing that is coming out again and again and again is academic research culture and standards. Now, as a British-born Pakistanis are very proud of the fact that they can get around any system and cheat it, whether it's a publications racket, and they are very proud of it. They're not actually ashamed of it. The average Pakistani, okay? They are proud. And so this obsession with publications, I have 200 publications, I've graduated 50 PhD students. My main role as an academic is to mentor them and to make them better than they were when they came in. And I love doing that. And we don't have a master-servant relationship. When I look at and I talk to my Pakistani colleagues, I've been visiting professors since 2008 here. And what I see is that the research culture, the academic standards, this is what's lacking. And I think that's the only thing that you can actually do something about. The politics, everything else, there's very little I think you can really do. So what we need to do, and the influence of outsiders, what I've also observed is depending on who's coming from outside, because Pakistanis still have a colonial mindset, they listen to people from outside, especially if they're from a good university. They do listen, unfortunately, but they should just listen to right and wrong. They should know right and wrong. They're supposed to be Muslims. They should know right and wrong, but they don't, because they ignore it when it's suitable. So we should focus on impact. What is your science doing? Okay, it's not about how many papers. To be honest, most of the papers I publish, I don't think anybody reads them.
And I don't think they're actually going to affect anything. But the impact of my research and having an effect on society, on the next generation, on enthusing people in science, on the commercialization, there is no training for people, and the universities are not even set up to translate basic research into impactful commercial stuff. There's nothing in this country for that. So there's so many, on so many levels, you know, you have these ORICs, they're not doing anything. They're people who aren't even trained in these things. So what is happening in Pakistan is they are ticking boxes, building institutions, and the quality and the sort of academic standards, if you focus on them and you bring people along and you have the consensus within the community that fraud is not acceptable and is going to be stamped out, I think you've got half a chance of getting somewhere. And, you know, I think I've some really interesting debates, and thank you for your points today. This is quite correct. Thank you very much. So, I think time is up. कोई comment तो नहीं आया इसका आखिर में? नहीं, मेरे ख्याल में कोई कमेंट नहीं है. नहीं, एक है, सॉरी, एक्चुअली दैट्स जस्ट अ वे ऑफ, सॉरी आई शुड हैव जस्ट सेड. नहीं, मेरा कमेंट है, मेरे ख्याल में जो बार बार एंड आई मीन इसको लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं मेरे ख्याल में बार बार, बिकॉज आई थिंक हम ये समझते हैं कि एकेडमिक कल्चर होना या यू नो 2-3 और चीज़ों का ठीक होना, या ये बात करना कि स्टूडेंट को आप किस तरह तैयार कर रहे हैं कि वो ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी के लिए बल्कि पहली जॉब के लिए, बल्कि उसके बाद उसने जो इतनी चेंजिंग वर्ल्ड के अंदर जो तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी जॉब करनी है इन देयर लाइफ टाइम्स, जब हम भी यहाँ पर नहीं होंगे इस दुनिया में. तो आई मीन हाउ आर यू बिल्डिंग दो स्किल्स इन दैट स्टूडेंट कि वो उसको टाइम और जो उसने लगाया है यहाँ पर पैसा उसका वो मिले. मेरे ख्याल में वो स्टूडेंट को सारी इस कॉन्वर्सेशन में मुझे लगता है कि हम बहुत सारी चीज़ों को कंफ्यूज कर देते हैं एक जगह पे डाल के. अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन और उसके क्या मेट्रिक्स होने चाहिए, उसके परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए वो बड़े मुख्तलिफ हैं. उसी कॉन्वर्सेशन में हम रिसर्च की बात भी ले आते हैं, और उसी कॉन्वर्सेशन में हम ऑरिक की बात भी ले आते हैं, और उसी कॉन्वर्सेशन में हम दूसरी बातें भी ले आते हैं. मेरे ख्याल में एक तो थोड़ा सा वो हम कंफ्यूज तरीके से ये कॉन्वर्सेशन करते हैं. ये बड़ी डिफरेंट चीज़ें और उनको डिफरेंट इनके सोल्यूशंस हैं. और दूसरी बात ये कि मेरे ख्याल में जब एक बंदा एक सोल्यूशन देता है या दूसरा देता है या तीसरा देता है तो वो समझते हैं कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, एंड दे आर नॉट. एट द एंड ऑफ द डे, एटलीस्ट मैं जब अंडर ग्रेड एजुकेशन की बात करती हूँ तो मैं ये कहती हूँ बिकॉज वी इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी इन दैट, और लोगों की ज़िंदगियाँ उस पर डिपेंडेंट हैं. आपके मेट्रिक कुछ जो मेजरेबल हैं वो मेजरेबल हैं और होने चाहिए, और वो बड़े ज़रूरी हैं. और वो जब मैं डेटा की बात करती हूँ तो वो डेटा वो ये होता है 6 महीने के बाद जब ग्रेजुएट कर गया है उसको जॉब मिली है कि नहीं. और एंड इट गोज विदाउट सेइंग कि उसके अंदर किस किस्म की स्किल्स जाती हैं. नहीं, स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग नहीं, पूरी दुनिया में ऐसे नहीं होता. 6 महीने बाद क्या मिली, 1 साल के बाद क्या मिली, 2 साल के बाद क्या मिली. मैं सिर्फ ये ख़त्म कर रही हूँ यहाँ पे बात. मेरा अपना ये ख्याल है कि एज ए स्टूडेंट, अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ या मैं पेरेंट हूँ, मेरे लिए बड़ा ज़रूरी है कि मेरे बच्चे को इस सारी डिबेट के बाद 4 साल के बाद आप क्या ज़िंदगी के चांसेस दे रहे हैं. भाई मैं तो ख़त्म कर रहा था, मगर एक यंग मैन वांट्स टू आस्क अ क्वेश्चन. एज ए स्टूडेंट मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग बस बताना चाहता हूँ, और एक क्वेश्चन भी है सर से. पहले मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग बताऊंगा कि 3 पार्टीज़ हैं बेसिकली, वाइस चांसलर्स, HEC और ऊपर जो अब गवर्नमेंट भी इन होना चाह रही है. तीनों रोप पुलिंग कर रही हैं लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा. आई डोंट थिंक सो कि इस अमेंडमेंट से नुकसान हो लेकिन कोई फ़ायदा हो, कि ना हो तो कोई फ़ायदा हो जाएगा. फिर भी अताउर रहमान साहब बैठे हैं आपके HEC पे, वो फिर भी रूल करेंगे जब तक उनका बस चलेगा. इंशाल्लाह नहीं करेंगे हमेशा. इस बच्चे को बिठा के यहाँ पर लेकर आए, यहाँ लेकर आए, उसने सारी जो 1.5 घंटे की बहस थी उसका सबक कर दिया. आई थिंक कि मसला सिर्फ जीन्स का है जो सर बता रहे हैं. जब तक हमारी जीन्स सेल्फिश है ना. अच्छा, मगर आपका स्टूडेंट की बात सुने. वी आर ऑल लिविंग विद सेल्फिश जीन्स, तो सारा हमारा मसला है ना. ओके, अच्छा, तो लेट मी, आपकी बात खत्म हुई. मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि वी शुड अपील टू द गवर्नमेंट कि प्लीज़ सीज एंड डिसिस्ट. ये बहुत नुकसानदेह चीज़ आप कर रहे हैं, ये ना करें. एक और बड़ी नुकसानदेह चीज़ है जिसको मैं बहुत पहले उठाना चाह रहा था, वो ये है कि जो आपके पास प्रोलिफरेशन ऑफ यूनिवर्सिटीज़ है उससे ये प्रॉब्लम जो है वो और बढ़ता चला जाए. और ये आपके जहन में किसी जगह ख्याल ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक नई यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, ये गलत ख्याल है, इसको छोड़ दीजिए. डिस्ट्रिक्ट नहीं, तहसील में, हर विलेज में और हर तहसील में. हर तहसील में तक पहुँचेंगे वो, और मेरा ख्याल ये है कि वो हर प्राइमरी स्कूल को what they यूनिवर्सिटी don't बनाएंगे. understand is that the university consists of people
आपके पास इतने लोग नहीं है कि एक यूनिवर्सिटी आप सही तौर से चला सकें, तो 200 यूनिवर्सिटी से हाँ, सेपरेट है। तो इस वक्त जो 250 और यूनिवर्सिटियाँ अगर हैं आपके पास लोग नहीं है तो वो यूनिवर्सिटी नहीं है, इट्स जस्ट अ बाजारी, इट्स अ बाजारी ऑपरेशन। बहुत ज़रूरी है तो हाँ, क्योंकि वक्त काफ़ी हो गया। मैं यूनिवर्सिटी में टीचर हूँ, तो यूनिवर्सिटी के टीचर पर भी बहुत तनकीद होती है और हमारे अपने दोस्त ही बहुत तनकीद करते हैं, लेकिन हम यूनिवर्सिटी के टीचर्स सारे करप्ट नहीं है। ये चंद एक कोई 1% 2% जो गलत किस्म की पब्लिकेशन करके उनको पूरी कम्युनिटी को बदनाम किया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे लोग सर सारे नहीं है, सारे मैं कहता हूँ सर सिर्फ 5% है वो, 95% काम करने वाले हैं सर। बहरहाल मैं आपसे सिर्फ एक अर्ज करता हूँ, सर हम मैं आपसे सिर्फ एक अर्ज करता हूँ जी सर, कि मैंने लोगों से कहा कि जी ऐसा मुझे पेपर दिखाओ जिसने कि विच हैज रियली एडेड टू द स्टॉक ऑफ नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड। सर अगर मैं अपना पेपर आपको दिखा दूं, मुझे भेजें, मैं आपको बता मुझे दूं, भेजें मैं- tariq.banuri@gmail.com। सर ठीक है, I have challenged everybody. I have looked at their papers. I mean, I don't know why people even call it a paper. सर हम काम जो कर रहे हैं उसको कोई देखता ही नहीं है। मैं सिर्फ एक आप छोटी सी मुझे एग्जांपल भेजें, आपको आप देता मुझे हूं। भेजें। मैंने एक मैक्रो इकोनोमेट्रिक मॉडल पाकिस्तान की इकोनॉमी का डेवलप किया, आप मुझे भेजें। उसके बाद में प्लानिंग यहाँ पे कमीशन बहस ना करें, आप मुझे भेजें। सॉरी Okay, so thank you very much. Let us thank the speakers.